हेलो गाइस। मानवा हब हिंदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। डेली माहवा कंटेंट को हिंदी में देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोपहर के समय अंपायर की राजधानी कानन के पहले क्वार्टर में ब्यॉन ने खुद से सवाल किया कि अगर ये कोलैप्स ऑफ डायमेंशंस नहीं है तो फिर क्या होगा। उसने फैसला किया कि उसे जल्दी से पता लगाना चाहिए कि क्या चल रहा है और फिर हेवनली ऑक्शन हाउस जाना चाहिए। वह गार्ड्स के साथ एक कैरिज के आगे आगे चल रहा था और रास्ते में लोग उन्हें देखकर मुड़कर ताकते थे। अचानक प्रोटैगनिस्ट ने मानसिक रूप से नोट किया कि उसके पैरों में दर्द हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि मैरन ने उसे यह कार्निवल कॉस्ट्यूम क्यों पहनाया था। लेकिन इससे पहले कि वह और सोच पाता, किसी ने जोर से चिल्लाकर सबको रुकने बोला। ब्यॉन हैरानी से मुड़ा और काउंट के बटलर को देखा जो उसे गुस्से से घूर रहा था। बटलर ने पूछा कि उसने उसे क्या बताया था। उसने याद दिलाया कि ब्यॉन को सीधे आगे देखना चाहिए और अपनी पीठ सीधी रखनी चाहिए क्योंकि वह कैरिज का नेतृत्व कर रहा था और बैरन की इज्जत उसकी गर्दन पर टिकी हुई थी। प्रोटैगनिस्ट ने बोर होकर अपने कान खुजलाए और पूछा कि क्या सच में यही वह इंसान था जिसने इस बार्बेरियन को आगे जाने दिया था। उसे एहसास नहीं हुआ कि ब्यॉन उसकी बात सुन नहीं रहा था। बटलर ने उसे बस इतना कहा कि वह कुछ भी ऐसा न करे जिससे मैरन की बेइज्जती हो। उसकी अनदेखी करते हुए प्रोटैगनिस्ट ने गणना की कि काउंट के घर, जहां बैंक्वेट होना था, लगभग 6 किलोमीटर दूर था। बटलर ने देखा कि उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और पूछा, क्या तुम सुन रहे हो या तुम्हारे कानों तक कुछ पहुंचता भी है। ब्यॉन ने मजाक में कहा कि बटलर इतना छोटा है कि उसकी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं रही। मन ही मन उसने सोचा कि अभी भी गर्मी का मौसम था। जल्द ही वे सही जगह पर पहुंच गए। मैरन मुस्कुराया और ब्यॉन से कहा कि वह हैरान है कि उसे इतना ध्यान मिल रहा है, हालांकि यह उसका पहला मौका था। उसने कहा कि जब वे वापस लौटेंगे तो ब्यॉन को एक बड़ा इनाम मिलेगा। ब्यॉन ने स्वीकार किया कि कम से कम मैरन को तो ये सब पसंद आ रहा था। मैरन ने फैसला किया कि वह काउंट को ग्रीट करने जाएगा और प्रोटैगनिस्ट से कहा कि वह बैंक्वेट का आनंद ले। ब्यॉन चौंका, अब वह अकेला था। तभी उसने लोगों की बातें सुनी जो उसे देखकर आपस में फुसफुसा रहे थे। क्या उसे अकेला छोड़ना खतरनाक नहीं है? माँ, मुझे भी वैसा ही बार्बेरियन चाहिए। अरे, उसके हेलमेट पर सींग है, ये तो शैतान जैसा दिखता है। ब्यॉन नाराज हो गया। वह खुद को एक चिड़ियाघर के बंदर की तरह महसूस कर रहा था। उसे लगा कि अगर यही चलता रहा तो उसे पीटीएसडी हो जाएगा। तभी काल्मो उसके पास आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। इतनी दूर इस भारी पोशाक में बिना रुके चलना आसान नहीं था। उसने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया और पूछा, चलो बैठकर आराम करते हैं जब तक मैरन वापस नहीं आता। ब्यॉन ने सोचा, क्या यह उसकी सोल की रोशनी है। वे एक बेंच पर बैठ गए। काल्मो ने खिंचाव लिया और मुस्कुराया। ब्यॉन ने पूछा कि क्या ये ठीक है कि वह दूसरों से बात नहीं कर रहा है। काल्मो ने कहा कि अगर वह जाएगा भी तो वे लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। उसने समझाया कि वह भी एक एक्सप्लोरर था, बिल्कुल ब्यॉन की तरह। ब्यॉन ने कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं थी, काल्मो में साफ तौर पर पोटेंशियल दिख रहा था। उसने अपना नाम पूछा। काल्मो ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। ब्यॉन ने सोचा कि वह शुरू से ही एक अच्छा इंसान लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि वह एक पूर्व एक्सप्लोरर था और उसमें नाइट जैसी एरोगेंस नहीं थी। काल्मो ने पूछा, तुम्हें इंपीरियल कैपिटल कैसा लगा? ब्यॉन ने कहा कि बटलर तो काल्मो जैसा होना चाहिए था। उसने अपना हेलमेट उतारा। तभी बटलर ने गुस्से में पूछा, तुम अपने बाल क्यों संवार रहे हो? किसने इजाजत दी? काल्मो ने ब्यॉन के पीछे से झांकते हुए बटलर से कहा कि वह चुप हो जाए। प्रोटैगनिस्ट उसके साथ आराम कर रहा था क्योंकि उसने ही कहा था। बटलर हैरान हो गया, काल्मो को देखकर मान गया। लेकिन फिर वह ब्यॉन के करीब झुका और धीरे से बोला, अगर तुम्हारा आराम हो चुका है तो उठो। लोग क्या सोचेंगे जब एक बार्बेरियन को आराम करते हुए देखेंगे? ब्यॉन ने पूछा, और क्या सोचेंगे? बस यही कि मैं आराम कर रहा हूँ। बटलर ने उंगली उठाकर कहा, लोग सोचेंगे कि तुम कमजोर हो। उठो, आज तुम एक वॉरियर हो, आयरन ब्लड वाला। ब्यॉन ने अपने कान बंद कर लिए। मन ही मन वह चिल्लाया, अगर मिलियन स्टोन्स का लालच नहीं होता तो मैं ये सब कभी नहीं करता। लेकिन मिलियन स्टोन्स याद आते ही उसने सोचा कि एक दिन के लिए सहन कर लेगा। वह अचानक खड़ा हो गया। बटलर की आंखें डर से फैल गईं। ब्यॉन ने सोचा, अगर मैंने ये सब शुरू किया है तो बटलर की मर्जी के मुताबिक ही चलूंगा। उसने हेलमेट पहन लिया और गर्जना की, मैं आयरन ब्लड वाला वॉरियर हूँ। एक बार्बेरियन जिसने सिविलाइजेशन को ठुकरा दिया, एक पूरा सेविज। बटलर डर के मारे खड़ा भी नहीं रह पाया। आसपास के लोगों का ध्यान ब्यॉन पर गया। कुछ डर गए जबकि बच्चे उसे एडमायर करने लगे। बटलर चिढ़कर बोला, यह क्या कर रहे हो? ब्यॉन मुस्कुराया, बस मन कर रहा था। वह एक टेबल के पास गया, मांस की एक बड़ी हड्डी उठाए और चबाने लगा। बटलर हैरान रह गया। लोगों ने कहा, बार्बेरियन से और क्या उम्मीद कर सकते हो? ये तो एक मिनट भी रुक नहीं सकता। बटलर चिल्लाया, ये हड्डी भी चबा रहा है।
अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ब्यॉन को ये रिएक्शन पसंद आया, यही तो वह चाहता था। तभी उसने बटलर के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैंने एक चमकती हुई स्कल देखी है, मैं उसे तोड़ना चाहता हूं। उसके दांतों में मांस की हड्डी फंसी थी। बटलर का पसीना छूट गया, वह डर से कांपने लगा। क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो? ब्यॉन ने गुस्से से देखा और हड्डी चबाते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? बटलर ने गिल्ड में ब्यॉन के व्यवहार को याद किया और घबराकर बोला, मुझे कहीं जाना है। वह जल्दी से वहां से हट गया। काल्मो हंसते हुए बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इंसान ऐसा चेहरा भी बना सकता है। ब्यॉन ने कहा कि सब ठीक है, वह काफी स्ट्रांग था। काल्मो ने आंखें बंद करके हंसते हुए कहा कि वह समझ गया। ब्यॉन संतुष्ट था, बैंक्वेट अब जीवंत हो रहा था। कुछ देर बाद क्यूरियस नोबल्स उसके पास आने लगे। दो लड़कियों ने शर्माते हुए पूछा कि क्या वे उसका हाथ छू सकती हैं। ब्यॉन ने हाँ कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। लड़कियां चिल्लाईं, वाह, इसका हाथ तो बहुत बड़ा है। जब वे चली गईं तो कुछ बड़े नोबल्स आए। एक आदमी ने पूछा, क्या तुम फिर से वैसे ही चिल्ला सकते हो? ब्यॉन ने हाँ कहा। उसने अपना गला साफ किया, हाथ आगे बढ़ाए और बार्बेरियन ओपेरा मोड चालू कर दिया। उसकी गर्जना सुनकर महिला और आदमी की आंखों में आंसू आ गए। महिला ने पूछा, क्या ये तुम्हें हमारी जवानी की याद दिलाता है? वह आदमी बोला कि यह पहले से ही बहुत ताज़ा था, एक शानदार हरी बहार की कल्पना करते हुए। जब वे अभी भी हैरानी से ब्यॉन को देख रहे थे, तभी अन्य नोबल्स पास आकर चिल्लाने लगे कि उनका भी एक निवेदन था। कुछ ने प्रोटैगनिस्ट से बस उन्हें देखने को कहा, तो कुछ ने गिड़गिड़ाकर उससे फिर से गाने की विनती की। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जानवर के कॉस्ट्यूम वाला मास्कट बनकर काम कर रहा हो। पास खड़े नाइट्स असंतुष्ट होकर बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि यह लिटिल बोलन नहीं बल्कि एक लिटिल क्लाउन था। सिल्वेनिया हंसते हुए बोली कि उसने सुना था कि ब्यॉन के टाइटल में लिटिल शब्द इसलिए था क्योंकि उसके पैरों के बीच ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने कमेंट की कि वह नोबल्स की चाटुकारिता कर रहा था, जिससे साफ था कि उसने एक योद्धा का सम्मान पूरी तरह खो दिया था। प्रोटैगनिस्ट ने यह बातचीत सुनकर पीछे मुड़कर सोचा, ये नाइट कैडेट्स अचानक उसकी पीठ पीछे बातें क्यों करने लगे थे। उसे यकीन था कि वे कैडेट्स ही थे क्योंकि उनके कपड़ों पर एक विशेष इंसिग्निया लगा हुआ था। इसी पल मरून ने उसकी तरफ आकर उसका ध्यान भटकाया और माहौल खराब करने के लिए माफी मांगी। उसने अफसोस जताते हुए कहा कि ब्यॉन को उसके साथ चलना होगा क्योंकि उसे कुछ लोगों से मिलवाना था। लोगों ने निराशा में चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने मरून का फॉलो किया और बैंक्वेट हॉल में अन्य नोबल्स से मिला। एक आदमी ने हिचकिचाते हुए उलझन से पूछा कि वह किससे बात कर रहा है। मरून ने समझाया कि यह लिटिल बेलन था, जो हाल ही में एक्सप्लोरर्स के बीच काफी मशहूर हो गया था। वाइकाउंट ने कहा कि उसने ये नाम पहले सुना था और पूछा कि प्रोटैगनिस्ट यहाँ क्यों आया था। मरून ने बोला कि उसने एक मुश्किल समय में उसकी मदद की थी, इसलिए उसने कर्ज चुकाने के लिए उसकी सुरक्षा करने का फैसला किया था। वाइकाउंट हैरान रह गया कि मरून के पास एक शक्तिशाली बार्बेरियन व्यक्तिगत संरक्षक के रूप में था। मुस्कुराते हुए मरून ने कहा कि यह कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने कई बार कहा था कि ब्यॉन उसका कर्जदार नहीं है। इसी बीच ब्यॉन ने फैसला किया कि अब एक दृश्य बनाने का समय आ गया था। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, एक योद्धा कभी भी उस पर किए गए उपकार को नहीं भूलता। वाइकाउंट इस उच्च विचार से चकित हो गया और ब्यॉन का नाम दोहराते हुए बोला कि वह इसे याद रखेगा। ऐसी ही 13 और बातचीतें हुईं, जिसके कारण ब्यॉन की प्रसिद्धि बढ़ती गई। दूसरे शब्दों में, इन सभी लोगों में से 15 से भी कम लोग एरिस्टोक्रेट्स कहलाने के लायक थे। प्रोटैगनिस्ट को याद आया कि गेम में भी ऐसे लोग दुर्लभ थे। अंततः उसकी सभी नोबल्स से मुलाकात करा दी गई। सामान्य गेमप्ले में इतनी प्रसिद्धि हासिल करने के लिए उसे अपना फेम लेवल काफी बढ़ाना पड़ता। वैसे भी सभी का अभिवादन करने के बाद वह बैरन के पास आए लोगों से बात करने लगा और अपने हाथों से मोड़कर स्टील के पाइप तोड़ने लगा, जिसे देखकर नोबल्स खुश हो उठे। कोई चिल्लाया कि वह वाकई अपने टाइटल के लायक था। तभी क्विक उनके पास आया और कहा कि वह मरून से मिलकर खुश था। उसने कहा, ट्वाइलाइट स्टार की आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो। मरून मुस्कुराया और कहा कि उसे किक के वहां होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये स्वीकार किया कि उसे ब्यॉन से वहां मिलने की आशा नहीं थी। प्रोटैगनिस्ट ने इस बारे में सोचा, याद करने की कोशिश की कि किक को क्या कहा जाता था। उनकी बातचीत सुनकर मरून ने हैरानी से पूछा, क्या ब्यॉन वाकई उसे जानता है? उसने उसे कैप्टन कहा। प्रोटैगनिस्ट ने फिर से उलझन में पूछा और क्राविक ने खुद को पेश किया, ऑर्डर ऑफ लार्डस के पैलेडिन्स की 3री डिवीजन के कैप्टन, जो एक्सप्लोरेशन के देवता और स्टार्स की देवी के भी हैं। उसने कहा कि वह ये नहीं कह सकता कि वह इस भूमिका के लिए उपयुक्त है, लेकिन उसने कैप्टन के कर्तव्यों को निभाया था। कोई चिल्लाया कि सभी कहते हैं क्राविक एक 8th रैंक एक्सप्लोरर से भी ज्यादा सक्षम है, इसलिए उसने नाटक न करने को कहा। ब्यॉन समझ नहीं पा रहा था कि क्विक जैसा व्यक्ति जीविका के लिए लाशें क्यों इकट्ठा कर रहा था।
तभी क्विक ने उसका ध्यान खींचा और ऑफर दिया कि अगर उसे मदद चाहिए तो वह ऑर्डर में आ सकता है, क्योंकि जैसा उसने कहा था वे हमेशा याद रखेंगे कि उसने उनके लिए क्या किया था। मरूंग ने हैरानी से पूछा और किक को एहसास हुआ कि उसने उसे इसके बारे में अभी तक कन्फर्म नहीं किया था। कुछ देर बाद उसने पूरी कहानी सुनाई, ये बताते हुए कि वे ब्यॉन के साथ अपने रिश्ते को संजोते और महत्व देते हैं। सभी ने उसे प्रशंसा से सुना। प्रोटैगनिस्ट और मरूंग ने उसकी ओर देखा। मरूंग मुस्कुराया और पूछा कि क्या ये सच था कि ब्यॉन उसकी उम्मीदों से भी बेहतर था। मरूंग की नज़रों में गर्मजोशी आ गई और ब्यॉन की प्रसिद्धि और बढ़ गई। आधे घंटे बाद काउंट फरल पास आया। नोबल्स ने उसे देखकर प्रशंसा से मुस्कुराए। मरूंग गंभीर हो गया और प्रोटैगनिस्ट से कहा कि वह उसका फॉलो करे, क्योंकि फरल ने कहा था कि वह वाकई ब्यॉन से मिलना चाहता था। प्रोटैगनिस्ट को बुरा एहसास हुआ। फरल मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन करते हुए बोला कि वह लंबे समय से उससे मिलने का सपना देख रहा था। ब्यॉन हैरान हुआ और सोचा कि यह अजीब था, क्योंकि वह वाकई हाल ही में ही अपेक्षाकृत प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन इतना नहीं कि काउंट खुद उससे मिलना चाहे। गेम में भी ऐसी कोई घटना तब तक ट्रिगर नहीं होती जब तक काफी समय नहीं बीत जाता। फरल ने उसे देखने के बाद कहा कि वह उसकी उम्मीद से ज्यादा लंबा था और कहा कि उसे ब्यॉन को लिटिल बोलन नहीं बल्कि बड़ा बोलन कहना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट को समझ आया कि अगर फरल उस पर जिद कर रहा था तो इसका मतलब था कि वह उसे खुश करना चाहता था। उसने मन ही मन शाप दिया, क्योंकि वह इससे बेचैन महसूस कर रहा था। अचानक फरल को कुछ याद आया। उसने कहा कि प्रोटैगनिस्ट को देखने के बाद उसके दिमाग में एक दिलचस्प विचार आया था। ब्यॉन ने उसे शक की नज़रों से देखा। मरूंग भी हैरान था। प्रोटैगनिस्ट ने खुद से पूछा कि यह सब क्या हो रहा था। फरल ने समझाया कि कुछ ही देर में नाइट्स कैडेट्स की एक डुअल कॉम्पिटिशन होने वाली थी और उसने पूछा कि ब्यॉन इस बारे में क्या सोचता है। उसने पूछा कि क्या वह भाग लेना चाहेगा। प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने इस अचानक आई क्वेस्ट के बारे में सोचा। हालांकि उसे बुरा एहसास हो रहा था, फिर भी उसने हाँ कर दी। कुछ समय बाद लड़ाई का इंतजार कर रहे लोगों ने कहा कि वे बार्बेरियन के प्रदर्शन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। किसी ने पूछा कि क्या वह लोअर फ्लॉस का कोई साधारण एक्सप्लोरर नहीं था। किसी ने सुना था कि उसके पास 1 साल से भी कम का अनुभव था। ब्यॉन ने खुद सोचा कि सिर्फ भाग लेने से उसे 2 मिलियन स्टोन्स मिलेंगे और जीतने पर इनाम के रूप में गारस नेकलेस नंबर 7777 मिलेगा। अगर उसमें एक मैजिक क्रिस्टल रखा जाए तो वह पिघलकर एक नए यादृच्छिक पदार्थ में बदल जाएगा। ऐसी relic सिर्फ 5th फ्लोर के रिफ्ट्स में मिलती थी, इसलिए इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। कई मायनों में यह नेकलेस फ्रॉस्ट स्पिरिट रिंग जैसा था, क्योंकि यह लो नंबर्ड आइटम था और इसके अत्यंत यूनिक प्रॉपर्टीज थे। लेकिन ये खास मूल्यवान नहीं था, इसलिए इसे बेकार समझा जाता था, चाहे ये कितना भी दुर्लभ क्यों न हो। इसके अलावा इसमें एक रहस्य छिपा हुआ था। ये सोचकर ब्यॉन मुस्कुरा दिया। उसकी इस हालत को देखकर बटलर डर से कांप उठा, जबकि मरूंग सिर्फ उलझन से उसे देखता रहा। प्रोटैगनिस्ट ने अचानक सोचा कि उसे अजीब लग रहा था। क्या ये सच था कि अब कुछ बुरा होने का सही समय था? वह खुद को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा सोच रहा था, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर वह अनिश्चित भविष्य के डर से समस्याओं से बचने लगता तो उसका अंत पूर्ण विनाश ही होता। वह मान रहा था कि अगर वह कहता कि वह घबराया हुआ नहीं है तो ये झूठ होगा। फिर भी वह निश्चित था कि उसे अपने डर को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी किसी ने पूछा कि वह कितना मजबूत था। यह माविन था, जिसने अपना हाथ अपनी चिन पर रखा और माना कि वह तो ये भी नहीं चाहता था कि ब्यॉन जीते, लेकिन अगर वह बहुत जल्दी हार जाता तो उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगता। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी बात काटते हुए कहा कि यह सब 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। माविन हैरान होकर पूछा और प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि वह इनमें से अधिकांश गोप की खोपड़ी 10 सेकंड में तोड़ सकता है। बटलर और भी ज्यादा डर गया, उसके चेहरे से पसीना बहने लगा, आंखों में आंसू आ गए और वह सिर पकड़कर हिलने लगा। माविन ने वादा किया कि अगर ब्यॉन जीतता है तो वह उसे एक अतिरिक्त मिलियन स्टोन्स देगा, इसलिए उसने उसे कोशिश करने की सलाह दी। ब्यॉन ने खुद से पूछा क्या यह आदमी उसके लिए रोशनी की किरण जैसा था। वह इस आर्थिक प्रोत्साहन को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अचानक उससे प्रेरणा मिली। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और वादा किया कि वह पूरी कोशिश करेगा। हालांकि कुछ देर बाद नाइट्स उसके पास आए। उनमें से एक ने कहा कि उसने ब्यॉन के अभद्र शब्द सुन लिए थे जैसे ही बैरन चला गया। प्रोटैगनिस्ट ने जिन्हें चूहों का झुंड कहा था वे इकट्ठा हो गए। एक नाइट ने उसकी तरफ पॉइंट करते हुए 10 सेकंड वाली बात दोहराए और पूछा कि क्या उसने अपनी जगह भूल गई है। ब्यॉन ने इस आदमी को याद किया, उसने उसे लिटिल क्लाउन या कुछ ऐसा ही कहा था। कॉरन ने उससे बोला कि वह प्रार्थना करे कि वह उसका ओपोनेंट न बने, नहीं तो वह उसका गला 10 सेकंड में काट देगा। ब्यॉन को याद आया कि यह आदमी अपने वॉरियर प्राइड की बात करता था। तभी सिल्वेनिया भी बातचीत में शामिल हो गया, जो ये बताना चाहता था कि अगर प्रोटैगनिस्ट उसके हाथ लग जाता तो क्या होता।
लेकिन ब्यॉन ने उसकी बात काटते हुए पूछा, क्या उनके सिर में वाकई कोई गंभीर समस्या थी? नाइट्स हैरान हो गए और उसने गंभीरता से पूछा कि क्या उन्होंने वाकई डरपोक चूहों की तरह उस पर हमला किया था। वह निश्चित था कि एक बच्चा वॉरियर भी ऐसा नहीं करता। नाइट्स ने आक्रोश में पूछा कि वह ऐसा कैसे कह सकता है। ब्यॉन ने पूछा, इसमें गलत क्या था? उसने मान लिया कि बैरन के जाते ही ये मौत के देवता अचानक बहादुर बन गए थे और उसने उनके ऑनर और डिग्निटी पर आश्चर्य जताया। कॉरन ने आक्रोश से चिल्लाया। ब्यॉन ने अपनी आवाज बहुत ऊंची कर ली और पूछा कि क्या नाइट्स ने वाकई किसी अन्य प्रतिभागी को डराने के लिए संख्या बल का उपयोग किया था। उसने बोला कि उनके सिर में स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ थी। उसकी ऊंची आवाज से नाइट्स ने आंखें बंद कर लीं और कानों को हाथों से ढककर उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि अन्य नोबल्स ब्यॉन की चीख सुनकर उनकी ओर ध्यान देने लगे थे। अब वे कम डरावने लग रहे थे और प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि वे कम से कम शर्मिंदा तो थे। नोबल्स आपस में बात करने लगे, ये कहते हुए कि यह अजीब था। उन्होंने कहा कि अगर ब्यॉन गंभीर था तो नाइट्स को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कैडेट्स कांपने लगे और जाते जाते धमकी दी कि ब्यॉन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह मुस्कुराया और सहमति जताते हुए वादा किया कि अगली बार वह उनकी सारी समस्याओं को उनके सिर से हल कर देगा। उसे उम्मीद थी कि वे समझ जाएंगे कि वह क्या करना चाहता था। कुछ समय बाद होस्ट ने बोला कि विजेता थे हाउस ऑफ वाइकाउंट पेंसिल्वानिया से सर एरियन, हाउस ऑफ बैरन हेसन से सर सिल्वेनिया और बैरन मरून के नेस्ट से विंटर ब्यॉन। प्रोटैगनिस्ट चौंक गया, उसे एहसास हुआ कि वे नाइट सब समझ गए थे। लीडर ने योद्धाओं को अपनी स्थिति लेने बोला। सिल्वेनिया उसके सामने खड़ा होकर मुस्कुराया और कहा कि वह हैरान लग रहा था। ब्यॉन ने सोचा कि 3 छोटे मस्किटियर्स में से एक उसका पहला ओपोनेंट था। इसके अलावा सिल्वेनिया उनमें से सबसे परेशान करने वाला था। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया, उससे याद आया कि यह वही था जिसने उसकी बार्बेरियन डिग्निटी का अपमान किया था, हालांकि खुद उसमें एक चूहे से भी कम साहस था। सिल्वेनिया ने अपनी तलवार ऊपर उठाई और अपना नाम घोषित करते हुए शपथ ली कि वह ऑनर और डिग्निटी पर केवल निष्पक्ष तरीकों से मूर्ख ब्यॉन को मारेगा। उसके बोल पूरे होने से पहले ही प्रोटैगनिस्ट ने सिर उठाकर चिल्लाया और सभी ने हाथ ऊपर करके उसका समर्थन किया। सिल्वेनिया ने कहा कि यह बहुत अशिष्टता थी। प्रोटैगनिस्ट ने आह भरते हुए खुद से पूछा, क्या उसे वाकई उम्मीद थी कि एक बार्बेरियन सज्जन की तरह व्यवहार करेगा? अंत में होस्ट ने हाथ हिलाकर द्वंद्व की शुरुआत की घोषणा की। सिल्वेनिया आगे बढ़ा और ब्यॉन को मरने बोला और एक स्किल का उपयोग किया जिससे उसकी तलवार के अलावा 2 और भ्रम पैदा हुए। प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पा रहा था कि कौन सी तलवार असली थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वह सभी को एक साथ ही खत्म कर देगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाकर हमले को रोका। सिल्वेनिया चिल्लाया और ब्यॉन को एहसास हुआ कि अब वह एक सच्चा बार्बेरियन था। उसने अपने ओपोनेंट की ओर मुस्कुराते हुए सोचा कि सिल्वेनिया को कम आंकना नहीं चाहिए। सिल्वेनिया ऊपर कूदकर हमला किया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने बचाव कर लिया। उसने सोचा कि अगर वे समान स्थिति में होते तो सब कुछ अलग हो सकता था। अचानक सिल्वेनिया ने देखा और ब्यॉन ने वाइल्ड स्प्लैश का उपयोग किया, जिससे उसका थ्रेट लेवल अस्थायी रूप से 3 गुना बढ़ गया और उसकी शारीरिक विशेषताएं इस मूल्य के अनुपात में बढ़ गईं। प्रोटैगनिस्ट को याद आया कि उसने 10 सेकंड में लड़ाई खत्म करने का वादा किया था। उसने सिल्वेनिया से कहा कि वह उसके पास आए, क्योंकि 10 सेकंड खत्म होने में अभी बहुत समय बाकी था। सिल्वेनिया डर से उसकी ओर देखने लगा। ब्यॉन ने सोचा कि वाइल्ड स्प्लैश उसका थ्रेट लेवल तो बढ़ाता है, लेकिन ये लोगों पर ऐसे काम नहीं करता। हालांकि जो पहले से ही ब्यॉन से डरते थे वे आतंक से कांपने लगे। उसे याद आया कि कैसे डल्की ने उसे पास न आने के लिए कहा था और निशा ने उसे हमला करने को कहा था। प्रोटैगनिस्ट ने नोट किया कि बहादुर दिल लड़ाई की भावना से भर जाते हैं। उसने सोचा सिल्वेनिया के साथ क्या होगा। वह लड़ाई की मुद्रा में आ गया और ब्यॉन को एहसास हुआ कि इस मामले में आखिरी विकल्प ही बचा था। उसने मान लिया कि सिल्वेनिया एलीट का हिस्सा था। इसी बीच उसका ओपोनेंट फिर से हमला करने दौड़ा, उसे मरने बोला। प्रोटैगनिस्ट को एहसास हुआ कि उसके पास शील्ड नहीं था। अगले ही पल सिल्वेनिया ने अपनी तलवार नीचे की और उसे एक घाव दिया, जिससे हवा में खून छिटक गया। ब्यॉन ने शांति से सोचा कि शील्ड के बिना वह बिना हाथों के जैसा महसूस कर रहा था। वहीं सिल्वेनिया हैरानी से देख रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था कि प्रोटैगनिस्ट ने यह प्रहार कैसे सहन कर लिया। जब उसने अपने हाथ से बचाव किया था तो एक छोटा सा घाव हुआ था जो जल्दी ठीक हो गया। ब्यॉन ने पूछा, क्या सिल्वेनिया को एहसास नहीं हुआ कि वही कमजोर था? उसने अपना हाथ हिलाया, तलवार को एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ पर नए घाव की परवाह नहीं की। सिल्वेनिया के चेहरे पर गिरा खून अब उसे चुभने लगा था। वह झुक गया और पूछा, ये कैसा गंदा खेल था? ब्यॉन ने पूछा, ये सब क्या हो रहा था? पूरी बात तो ये थी कि वह बस वहां खड़ा था। उसने बोला कि सिल्वेनिया के सिर में निश्चित रूप से कोई समस्या थी। उसने उसे पकड़ लिया और वह चिल्लाया। प्रोटैगनिस्ट ने कुल्हाड़ी को एक तरफ रखते हुए पूछा कि क्या उसे याद था कि ब्यॉन ने उससे क्या वादा किया था।
उसने कहा कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह उसके सिर से ही उसकी समस्याओं का समाधान कर देगा। उसने उसे जमीन से उठा लिया, ये सोचते हुए कि अगर किसी को अपने सिर से समस्या है तो उसका कारण खत्म करना सबसे आसान तरीका है। उसने अपना दूसरा हाथ घुमाया, मुट्ठी बंद करते हुए आत्मविश्वास से सोचा कि कोई भी बार्बेरियन इससे सहमत होगा। सिल्वेनिया की आंखें डर से फैल गईं जब उसने उसे देखा और सोचा कि अगर बार्बेरियंस उससे सहमत नहीं भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय बाद अस्थायी चिकित्सा शिविर के तंबू में प्रवेश करते हुए फॉलोअर्स के लॉस ने पूछा कि क्या सिल्वेनिया मर गया था। प्रीस्टेस ने बोला कि वह जीवित रहेगा, लेकिन उसने नोट किया कि ब्यॉन को अभी भी थोड़ा नर्म रहना चाहिए। वह सिल्वेनिया के घावों पर काम करती रही, उसे ठीक करते हुए। ब्यॉन ने जोर देकर कहा कि उसने नहीं सोचा था कि उसका ओपोनेंट इतना कमजोर होगा। उसने याद दिलाया कि वह एक नाइट था और उसने कुल्हाड़ी से नहीं बल्कि मुट्ठी से प्रहार किया था। उसने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि सिल्वेनिया प्रहार से बेहोश हो जाएगा। प्रीस्टेस ने फिर से नाराजगी से पूछा, ये बताते हुए कि ब्यॉन ने उसे इतना जोर से मारा था कि सिल्वेनिया का दिमाग बहने लगा था। प्रोटैगनिस्ट ने फैसला किया कि अगर सिल्वेनिया जीवित रहा तो उसे नॉकआउट ही गिना जाएगा। हीलर ने उसे हैरानी से देखा और उसने सोचा कि उसने 3 बार्बेरियंस की एकत्रित मूर्खता का अनुभव किया था। अंत में वह चिढ़कर आंखें बंद करके आह भरी। ठीक उसी समय सिल्वेनिया ने अपनी आंखें थोड़ी खोलीं और पूछा कि वह कहाँ था। उठते हुए उसे याद आया कि वह निश्चित रूप से कॉम्पिटिशन में जा रहा था। प्रीस्टेस ने सुझाव दिया कि द्वंद्व में लगी चोट के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी। उसने समझाया कि उसने अभी उसे ठीक किया था, इसलिए उसकी यादें जल्दी लौट आएंगी। सिल्वेनिया ने सब कुछ समझ लिया और उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। फिर वह चौंक गया जब उसने ब्यॉन को देखा। उसने पूछा कि क्या वह वाकई कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। ब्यॉन ने सिल्वेनिया के और करीब झुकते हुए पूछा। सिल्वेनिया तनाव से पसीने पसीने हो गया और बोला कि उसे कुछ याद नहीं है। उसने ब्यॉन से दूर हटने को कहा क्योंकि वह असहज महसूस कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने नोट किया कि वह झूठ नहीं बोल रहा था और उससे एक काम करने को कहा, ये वादा करते हुए कि उसके बाद वह तुरंत चला जाएगा। सिल्वेनिया ने पूछा कि उसे क्या करना होगा। ब्यॉन ने बोला कि यह कुछ गंभीर नहीं था और सिल्वेनिया को उसके अपने ही कथन की याद दिलाई। उसने उसे शब्द दर शब्द दोहराने को कहा। सिल्वेनिया ने पूछा कि क्या बस इतना ही करना था। प्रोटैगनिस्ट ने इसकी पुष्टि की और दोहराने बोला। वह बोलना शुरू हुआ, लेकिन पूरा करने से पहले ही अचानक रुक गया। अब उसे सब कुछ याद आ गया था। वह कांपने लगा और अपना सिर पकड़ लिया। ब्यॉन ने मान लिया कि उसकी याददाश्त लौट आई थी और उसे जारी रखने बोला, उसके और भी करीब झुकते हुए मुस्कुराया। सिल्वेनिया डर गया और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा, ये कहते हुए कि वह गलत था। ब्यॉन ने नोट किया कि उसके सिर की समस्याएं खत्म हो गई थीं। सिल्वेनिया बिस्तर के नीचे छिप गया, चिल्लाते हुए कि वह नहीं मरना चाहता और किसी को उसे बचाने के लिए कहा। उसके व्यवहार को देखकर प्रीस्टेस ने चिढ़कर प्रोटैगनिस्ट को जाने बोला। ब्यॉन ने बस मुड़कर सोचा कि आज उसने एक ऐसी चोट ठीक की थी जिसे ट्रैप भी नहीं ठीक कर सकता था। तंबू से बाहर निकलकर जब वह मरून के पास पहुंचा तो उसने उसे देखकर जोर से कहा कि वह हर जगह उसे ढूंढ रहा था। उसने पूछा कि वह कहाँ था। प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि वह सिल्वेनिया को देखने गया था। मैरन ने कहा कि यह अप्रत्याशित था क्योंकि ब्यॉन ने अभी उसे बिना किसी दया के पीटा था। प्रोटैगनिस्ट ने फिर से कहा, ये नोट करते हुए कि अगर वे लैबिरिंथ में होते तो उसने अपनी कुल्हाड़ी का स्वाद चखा दिया होता। सच कहूं तो उसने सिल्वेनिया के इतने कमजोर होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा कि अगर वह तेज नहीं था तो कम से कम सहनशील तो था। मार्चिन ने कहा कि यह ब्यॉन की गलती नहीं थी क्योंकि कैडेट्स खुद ही पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं लेते थे। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक था। उसने कहा कि ये कैडेट्स नाइट्स बनने का प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन फिर भी वे नोबल परिवारों से थे। मैरन ने उससे चिंता न करने को कहा। उसने पूछा कि उसके ख्याल से वे ये कॉम्पिटिशन्स क्यों आयोजित कर रहे थे। उसने समझाया कि अगर कोई मर भी जाता तो कोई बड़ी समस्या नहीं होती। अगर कोई समस्या होती तो वह उसे संभाल लेता। इसलिए उसने ब्यॉन से बस जीत पर ध्यान केंद्रित करने को कहा क्योंकि वह जितना ज्यादा बार्बेरियन बनकर दिखाएगा काउंट उतना ही खुश होगा। प्रोटैगनिस्ट ने इससे सहमति जताई, ये वादा करते हुए कि अगर ऐसा होगा तो वह बाकी सभी ओपोनेंट्स की खोपड़ी फोड़ देगा। जल्द ही अनाउंसर ने बोला कि बैरन सरूस के घर से कॉरन और बैरन मरन के घर से ब्यॉन अगले दौर में एक दूसरे के सामने होंगे। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि क्या वह आज वाकई इतना भाग्यशाली था। 3 मस्कटियर्स का एक और सदस्य उसके सामने खड़ा था। अनाउंसर ने लड़ाई की शुरुआत की घोषणा की। टन ने लड़ाई की मुद्रा में आते हुए पूछा कि क्या ब्यॉन वाकई रिंग में उतरने वाला था। उसने सिल्वेनिया के साथ जो कुछ किया था उसके बाद उसने सुझाव दिया कि उसमें अब कोई शर्म नहीं बची थी। उसने बोला कि वह ये न सोचे कि यह लड़ाई पिछली जितनी आसान होगी। उसने ये स्वीकार नहीं किया लेकिन कहा कि सिल्वेनिया उनमें सबसे कमजोर था।
अचानक वह जम गया, भय से ब्यॉन की ओर देखते हुए, जिसने तेजी से झटका देकर उसे एक शक्तिशाली प्रहार किया जिससे हवा में खून छिटक गया। होस्ट ने मैं हीरो की जीत की घोषणा की। वह उत्साह से मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि सब कुछ सीधे 3 सेकंड में खत्म हो गया था। सीधा खड़े होकर उसने चिल्लाया और नोबल्स ने उसका समर्थन करना शुरू कर दिया, उसे नाइट्स का कुचलने वाला कहते हुए। ब्यॉन ने सोचा कि क्या ये लोग वाकई किसी का सिर फोड़ते हुए देखने में इतना आनंद लेते थे। उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि उनमें से कौन असली सेविज था। अंत में एक और नाइट को एक तरफ फेंकते हुए उसने सेमीफाइनल में सभी को दिखाया कि कैसे लोगों की रीढ़ टूटती है। मानसिक रूप से उसने नोट किया कि यह बाबैरक था। उसे याद आया कि कैसे उसने इनमें से एक नाइट की पीठ तोड़ी थी और अनाउंसर ने बोली थी कि ब्यॉन ने जीत हासिल की थी। वह निराश था कि उसकी थ्री मस्कटियर्स के आखिरी सदस्य से मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वह उसकी फिजिकल थेरेपी नहीं कर पाया था। लेकिन एक दिन वह जरूर करेगा। उसी समय तंबू में प्रीस्टेस ने हैरानी से पूछा कि क्या उसके सामने बैठा कैडेट वाकई फेथ में शामिल होना चाहता था। उसने इसकी पुष्टि की, पूछते हुए कि क्या यह अभी किया जा सकता था। वह लगभग रोते हुए उसकी ओर देख रहा था। प्रीस्टेस ने गिनती की कि आज ये तीसरा हो चुका था। कुछ देर बाद ब्यॉन के पास आकर मरुन ने जोर से कहा कि वह वाकई अद्भुत था। उसने नोट किया कि पिछली मैच से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने पूछा कि उसने ऐसी दिलचस्प टेक्निक कहाँ से सीखी थी। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि ये कार्टून से थी, लेकिन जोर से बोला कि वह अगली लड़ाई से पहले थोड़ा आराम करना चाहेगा। मैरन ने कहा कि वह निश्चित रूप से उसे ऐसा करने की अनुमति देगा। ब्यॉन ने आंखें बंद की, ये याद करते हुए कि एक आखिरी ओपोनेंट बचा था। उसे एहसास हुआ कि इस मामले में उसका विरोधी काउंट फरल के घर से एल्बर्ट्रॉस होगा। जब होस्ट ने ब्यॉन और उसके ओपोनेंट का नाम पुकारा और उन्हें अपनी स्थिति लेने बोला, तो ब्यॉन ने उस कैडेट के बारे में सोचा जिसने काउंट फरल को वफादारी की शपथ ली थी। उसने अपने ओपोनेंट की ओर देखा, जिसने कमेंट की कि वह उससे मिलकर प्रसन्न था। प्रोटैगनिस्ट ने वैसा ही जवाब दिया, ये सोचते हुए कि उसने उसकी लड़ाइयों को ध्यानपूर्वक देखा था। उसे याद आया कि एल्बर्ट्रॉस के पास एक ऑक वॉरियर, एक विशाल गोलम और एक साइक्लॉप्स का एसेंस था। ये स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला एक सामान्य संयोजन था और उसे अंदाजा था कि फरल किस तरह का कैरेक्टर था। वह मुस्कुराया और कमेंट की कि वह दिखावा करना पसंद करता था। तभी एल्बर्ट्रॉस ने अचानक पूछा कि उसका इक्विपमेंट कहाँ था। ब्यॉन ने कहा कि उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। एल्बर्ट्रॉस ने सुझाव दिया कि उस पूरे वजन के साथ सामान्य रूप से लड़ना उसके लिए मुश्किल होगा। उसने कहा कि वह चिंतित था कि यह बहुत आसान होगा, लेकिन स्वीकार किया कि वह खुश था कि प्रोटैगनिस्ट ने उनकी मैच को गंभीरता से लिया। जल्द ही मैच शुरू हुआ। एल्बर्ट्रॉस ने अपने हथियार को आगे बढ़ाते हुए ब्यॉन को अपनी ओर आने को कहा। प्रोटैगनिस्ट के लिए उसके प्रयास स्पष्ट थे। इस तथ्य को देखते हुए कि उसने अपना बचाव ढीला कर दिया था, ब्यॉन ने नोट किया कि वह अंत तक अपने कार्ड छिपाए रखने के लिए जाना जाता था। उसने अपना स्किल एक्टिव किया। एल्बर्ट्रॉस पहले तो बस उसे देखता रहा, फिर सिर हिलाया, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट ने गिगंटी आइज और वाइल्ड सर्च का उपयोग किया था। जब एल्बर्ट्रॉस ने देखा कि इन स्किल्स का उपयोग करने के बाद उसके साथ क्या हुआ, तो वह डर से पसीने पसीने हो गया और आंखें फैला लीं। ब्यॉन का थ्रेट लेवल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके आकार वृद्धि के अनुपात में बढ़ गए थे और वह बहुत अधिक भयावह लगने लगा। वाइल्ड स्प्लैश मिरर के उपयोग के कारण उसका थ्रेट लेवल अस्थायी रूप से 3 गुना बढ़ गया और उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस मूल्य के अनुपात में बढ़ गईं। वह मुस्कुराया और एल्बर्ट्रॉस कांपने लगा, नहीं जानता था कि क्या कहें। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि स्किल्स का यह संयोजन उसके थ्रेट लेवल को बहुत बढ़ा देता है। जब उसने जमीन पर पैर रखा तो वह फटने लगी। ब्यॉन ने यह भी नोट किया कि इन स्किल्स ने उसकी फिजिकल स्टेटस को बढ़ा दिया था। अंततः एल्बर्ट्रॉस सहन नहीं कर पाया। उसने अपनी तलवार गिरा दी और भागने लगा, किसी को उसे बचाने की गुहार लगाते हुए। वह नोबल्स की भीड़ के बीच से भागा, आतंक से चिल्लाता हुआ। मानसिक रूप से उसने नोट किया कि इसके बाद उसके लिए आसान होगा। उसने गिगंटी को रद्द कर दिया। होस्ट ने बोला कि एल्बर्ट्रॉस ने बैटलफील्ड छोड़ दिया था। एल्बर्ट्रॉस चौंका, फिर कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था और किसी से उसे एक मौका देने को कहा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, किसी ने उसे रुकने बोला। ये फरल था, जो नाराजगी से पूछ रहा था कि एल्बर्ट्रॉस उसका नाम कब तक बदनाम करता रहेगा। ब्यॉन ने मन ही मन शाप दिया, ये सोचते हुए कि शायद उसे गिगंटी का उपयोग नहीं करना चाहिए था। अर्वन के कमरे में अब कोई रोशनी नहीं थी, घर की अन्य खिड़कियों के विपरीत। लेकिन रात की खामोशी में ओवन के धीमे फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। वह बड़बड़ा रही थी कि उसे और मजबूत कैसे बनना है। यह विचार जो उसके कमरे की हवा में घूम रहा था, सचमुच उसके सिर को खा रहा था। ओवन फर्श पर बैठी थी, अपने घुटनों को बाहों से पकड़े हुए नीचे देख रही थी। उसके बाल एलिमेंट्स के करंट्स और स्वर्ल्स के कारण ऊपर उठ रहे थे जो उसे घेरे हुए थे। ओवन इस विचार से ग्रस्त थी कि उसे और मजबूत बनना था। उसकी थकी हुई आंखें इतनी खुली हुई थीं कि लग रहा था कि उनमें कैपिलरीज फटने वाली हैं।
रोवन एक पागल की तरह फुसफुसाई कि केवल इसी तरह वह अपने करीबी लोगों को अपने पास रख सकती थी और उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह चाहती थी। इस दिल दहला देने वाले मोनोलॉग को ओवन की बहन ट्रिशा ने बीच में काट दिया, जिसने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे के अंदर झांका। उसने अपनी बहन को नाम लेकर पुकारा। वह अनिश्चितता से कमरे को देखती हुई अपनी बहन पर नजर गड़ाए हुए थी। ओवन ने अपनी आंखें उठाईं और अपनी बहन को देखा, अब अधिक खुशनुमा आवाज में पूछा कि क्या वह वाकई वहां थी। टेसा के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने ध्यान से पूछा कि क्या वह ठीक थी। ओवन ने हल्की सी समझ न आने वाली नजरों से पूछा कि उसका क्या मतलब था। तब टेसा ने उसे जवाब देने की कोशिश की बात यह थी कि उसने अपनी बहन को कुछ फुसफुसाते हुए सुना था। ओवन तब मुस्कुराई जैसे आत्मविश्वास से चमक रही हो और अपनी बहन को बताया कि उसने स्पिरिट से बात की थी। ओवन ने यह भी कहा कि वह ट्रेनिंग में व्यस्त थी और पूछा कि क्या टेसा बाद में आ सकती थी। टेसा ने उससे सहमति जताई और फिर कमरे से बाहर निकल गई, दरवाजा बंद करते हुए। वह दरवाजे की लकड़ी की सतह से सटकर खड़ी हो गई, उसका चेहरा अभी भी अनिश्चित था। उसने अपने मन में खुद से पूछा, क्या उसे अपनी बहन को अभी बताना बेहतर होगा। टेसा ने खुद को दरवाजे से अलग किया और चलने लगी, ये सोचते हुए कि हर कोई सिर्फ लिटिल बुलन के बारे में बात कर रहा था। उसने सोचा कि ओवन को इसके बारे में न बताना किसी तरह असामान्य था, लेकिन तभी उसके विचार बाधित हो गए। उसने खुद से पूछा, उसकी बहन को रिसर्चर के रूप में इतना बढ़ने का अवसर कब मिलेगा। उसकी यादों में ओवन की थकी हुई नज़रों से पूरी कोशिश करती हुई छवि उभर आई। इस समय तक रोवन चारों स्पिरिट्स के साथ एक कंट्रैक्टर बन चुकी थी और उनमें से 3 को फ्री विल देने में भी सफल रही थी। टेसा ने सोचा कि वह वास्तव में हैरान थी कि उसकी बहन ने सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हासिल कर लिया। टेसा ने सोचा कि यह उसकी शंकाओं का अंत नहीं था, क्योंकि ओवन की लड़ाई में असाधारण क्षमताएं थीं, तीरंदाजी और डैगर्स चलाने दोनों में। ओवन अब रैंक 7 मॉन्स्टर्स के साथ अकेले द्वंद्व कर सकती थी। उसने खुद से सहमति जताई, ये सोचते हुए कि उसे अभी तक अपनी बहन को पूरी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इससे वह और भी मजबूत हो सकती थी। टेसा ने लाइब्रेरी का दरवाजा खोला, ये सोचते हुए कि उसकी बहन हाल ही में और भी बदतर हो गई थी। लेकिन अगर इससे उसका विकास होता तो उसने सोचा कि यह इसके लायक था। तभी उसकी नज़रें अचानक चौड़ी हो गईं और उसने जोर से पूछा, क्या ये वाकई हाल ही में हुआ था। वह तुरंत तर्क करने लगी, क्या ये सब उस एसेंस की वजह से हो सकता है जो उसने लिया था। उसने शेल्फ पर पड़ी एक किताब उठाई जिसमें कब्रों के बारे में कुछ लिखा था। ये बेसिक एसेंसेस की किताब थी जिसमें 9th से 7th रैंक तक के सभी एसेंसेस का वर्णन था। वह खुशी से सोचने लगी कि आखिरकार उसे यह मिल गया। कमरा काफी अंधेरा था, केवल जादुई आग ने जगह को रोशन किया हुआ था। कैनाबैरो एक रैंक 7 था जिसमें एवरेज एजिलिटी, वीक रेजिस्टेंस, वीक कॉन्सेंट्रेशन, एवरेज एक्यूरेसी, वीक सिक्स्थ सेंस, एवरेज हियरिंग, लेकिन पोजेशन स्ट्रॉन्ग था। कैनाबैरो एजिलिटी और अलर्टनेस को बढ़ाता है जबकि मूविंग होता है और इसमें माना ट्रैप, रेड हाउंड, ब्लू और ग्रीन परस्यूट एरो स्किल होता है। पोजेशन के बारे में लाइन देखकर टेसा ने आश्चर्य से कहा, इसे पढ़ने के बाद। उसने उस पृष्ठ की तुलना की जहां 8th रैंक स्टील वैली डिफेंडर और 9th रैंक गॉब्लिन आर्चर का वर्णन था। स्टील वैली डिफेंडर में एवरेज पोजेशन था जबकि गॉब्लिन आर्चर में स्ट्रॉन्ग था। टेसा ने खुद से पूछा, क्या ये लाइन इन कॉलम्स में भी है। उसने अपनी उंगली का सिरा काटा, ये सोचते हुए कि अब वह समझ गई थी। उसकी बहन स्ट्रेंथ के प्रति इसलिए ग्रस्त हो गई थी क्योंकि इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। तुरुन अच्छी तरह जानती थी कि उसे यह पसंद नहीं था, लेकिन वह अपनी बहन से यह एसेंस निकाल भी नहीं सकती थी। टेसा ने भारी आह भरी और किताब बंद कर दी, फिर सोचा कि जब उन्हें इसका रिप्लेसमेंट एसेंस मिल जाएगा तो वह अपनी बहन से इसे डिलीट करने को कहेगी। टेसा ने सोचा कि उसने कारण समझ लिया था, इसलिए अब आसान होना चाहिए। वह लाइब्रेरी से बाहर निकलते समय फायर मैजिक वापस ले ली। जब वह पहले से ही बिस्तर पर थी तो उसने मन ही मन शाप दिया, कांपते हुए ये सोचा कि अगर उसे पता चला कि वह जीवित है, इससे पहले कि वे इन एसेंसेस से छुटकारा पाते तो उसकी बहन का ऑब्सेशन के ओर मुड़ जाएगा। इसी बीच 7th डिस्ट्रिक्ट में कैरेज चला रहा कोचमैन ने रुकते हुए कहा कि वे आ चुके हैं। कैरेज के अंदर से प्रोटैगनिस्ट की आवाज़ सुनाई दी जिसने कोचमैन को धन्यवाद दिया और बाहर निकला। रात के 2 बजे थे और ब्यॉन अंततः घर लौट आया था। उसने मन ही मन खुद से पूछा, क्या उन्हें वहां से शुरुआत करनी चाहिए। उसके सामने सोने के सिक्कों के कई बैग पड़े थे। ब्यॉन ने सोचा, क्या यह मामला था कि क्लाइंट एक अमीर एरिस्टोक्रेट था। बैरन मैरन का अनुरोध काफी बड़ी रकम के लिए था। प्रॉमिस फी था 1 मिलियन स्टोन्स, टूर्नामेंट में भाग लेने की फी 2 मिलियन स्टोन्स, टूर्नामेंट जीतने की फी 1 मिलियन स्टोन्स और चैंपियंस ट्रॉफी को बैरन को सौंपने की कीमत 300,000 स्टोन्स। कुल मिलाकर बैरन इसके लिए लगभग 4.5 मिलियन स्टोन्स देने को तैयार था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि कैसे उसने सिर्फ एक दिन के काम में इतनी बड़ी रकम कमाई थी। ब्यॉन को याद आया कि कैसे बैरन माविन खुशी खुशी बोला था कि वह पूरी तरह से आश्वस्त है कि हाई सोसाइटी अगले कुछ महीनों तक सिर्फ उसके और ब्यॉन के बारे में बात करेगी।
इसलिए उसने ब्यॉन से कहा था कि अगर कोई समस्या आए तो वह उससे मिलने आए। ब्यॉन ने अपने किए गए काम को याद किया, ये सोचते हुए कि बैरन को सब कुछ देखते हुए खुश होना चाहिए। दूसरी ओर उसने ये भी सोचा कि काउंट फरल कितना गुस्से में दिख रहा था। ब्यॉन को याद आया कि कैसे काउंट ने उसकी जीत पर बधाई दी थी। उसने कहा था कि वह किसी भी स्थिति में उसे चुनौती देगा जब प्रोटैगनिस्ट थोड़ा और तैयार होगा। उन्होंने हाथ मिलाया और ब्यॉन ने उससे पूछा था कि यह सब किस बारे में है। काउंट फरल ने उसे बताया कि उसे डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। उसने उसे सिर्फ अन्य नोबल्स के रिक्वेस्ट्स को इग्नोर करने को कहा जब तक कि यह न हो जाए। काउंट ने उससे पूछा कि क्या उसके लिए ये ठीक होगा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अगर उसने मना कर दिया तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भयानक हो जाएगा। उस पल उसने बस सिर हिला दिया, आखिरकार वह इतना बेवकूफ़ तो नहीं था। काउंट की नज़रें वाकई बहुत डरावनी थीं। तब प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके हाथ में हारस नेकलेस आइटम नंबर 7777 था। यह एक ऐसी वस्तु थी जिसे पाना कितनी भी कोशिश कर लो असंभव था, जब तक कि आप भाग्यशाली न हो। प्रोटैगनिस्ट ने खुद को याद दिलाया उसका लक कितना हाई था। ब्यॉन ने नेकलेस वाला हाथ मेज पर रख दिया, छत की ओर देखते हुए सोचा कि अब से उसे सांस लेने में भी सावधानी बरतनी होगी। अगली सुबह उसके कमरे की मेज पूरी तरह से लेटर्स से ढकी हुई थी। इतने सारे एनवेलोप्स थे कि ब्यॉन को आखिरकार समझ आया कि काउंट किस बारे में बात कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने कुछ लेटर्स खोले और उनके कॉन्टेंट्स पढ़ने लगा। उसने पढ़ा कि उसे एक छोटे से रिवॉर्ड के लिए बैंक्वेट में भी आमंत्रित किया गया था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि नोबल्स के लिए ये छोटा रिवॉर्ड हो सकता है, हालांकि इस पैसे से तो कोई जी भी सकता है। लेकिन फिर भी काउंट की वह चेतावनी भरी नज़रें उसे सताती रहीं। ब्यॉन मेज पर बैठ गया और इन इन्विटेशंस का जवाब देने लगा। उसने सोचा कि अगर वह वहां जाने के लिए सहमत हो जाता तो काउंट निश्चित रूप से पागल हो जाता। हालांकि वह उन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकता था क्योंकि नोबल्स बदला लेने लगते। अंत में प्रोटैगनिस्ट ने हर एक को रिटन रिफ्यूजल लिख दिया। प्रोटैगनिस्ट कपड़े पहनने लगा, ये सोचते हुए कि काउंट के दिमाग में क्या चल रहा था। ऐसे लोग उसे सबसे ज्यादा डराते थे क्योंकि वे शांत दिखते थे, लेकिन जैसे ही आप लाइन पार करते वे तुरंत पागल हो जाते। ब्यॉन ने सोचा कि स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण थी क्योंकि वह उसके इंटेंशन समझ नहीं पा रहा था। उसने बार बार खुद से पूछा काउंट को किसी बार्बेरियन रिसर्चर में इतनी दिलचस्पी लेने का क्या कारण हो सकता है। ब्यॉन ने तुरंत सोचा कि उसे उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। अगली बार जब कम्युनिटी खुला तो वह अपने कमरे से निकला और कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगा। इसी बीच उसने ये भी सोचा कि लगता है ये रेवन की साइंटिफिक वर्क में मदद करने का आखिरी महीना था। प्रोटैगनिस्ट ने दरवाजा खटखटाया और जिस कमरे से वह आई थी उसमें से रेवन खुद बाहर आई। उसने नर्वस स्माइल के साथ नजरें चुराते हुए कहा कि ब्यॉन पहले ही आ चुका था। उसने उससे पूछा कि आज उसे किसकी मदद करनी थी। रेवन कांप गई और इस सवाल का जवाब तक नहीं जानती थी। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट के सामने टिमियन प्रकट हुआ। उसने खुशी से प्रोटैगनिस्ट को हाथ हिलाकर अभिवादन किया, चिल्लाते हुए कहा कि वे एक लंबे समय से नहीं मिले थे। उसके चेहरे पर दोस्ताना भाव था जो प्रोटैगनिस्ट के बारे में नहीं कहा जा सकता था, जो गुस्से में रेवन से बोला कि उसने उसे बताया था कि वह एल्डर्स की मदद करेगा, न कि सचमुच एक बूढ़े आदमी की। रेवन ने उससे माफ़ी मांगी, ये कहते हुए कि उसके टीचर ने वास्तव में इस पर जोर दिया था। वह प्रोटैगनिस्ट के नाराजगी भरे देखने के नीचे घूमकर टिमियन की ओर देखने लगी, जिसने कहा कि इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं था। प्रोटैगनिस्ट ने यह सोचते हुए कि इसका मतलब था कि उसने रेवन को मजबूर किया था। टिमियन ने कहा कि वह बस ये देखना चाहता था कि क्या उसका मैजिकल डिवाइस गोल्डन स्पिरिट की सोल का पता लगा सकता है या नहीं। टिमियन ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें छाती पर जमा लीं और प्रोटैगनिस्ट को यह बताया। ब्यॉन ने अविश्वास से उसकी ओर देखते हुए पूछा कि वह किस मैजिकल डिवाइस की बात कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि उसे शांत रहना चाहिए और साथ ही वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो के लिए तैयार रहना चाहिए। वह अच्छी तरह जानता था कि यह बूढ़ा आदमी उसे ईवल स्पिरिट समझता था, जिसका मतलब था कि प्रोटैगनिस्ट को ईवल स्पिरिट वाक्यांश पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि मैजिकल डिवाइस के बारे में शब्दों पर ध्यान देना चाहिए था। ब्यॉन ने टिमियन के चेहरे की जांच करते हुए उसकी ओर झुककर पूछा कि क्या यह वाकई सेफ था। टिमियन हंस पड़ा, जबकि ब्यॉन ने सोचा कि अब तक रेवन ने उसके साथ जो कुछ किया था उसे देखते हुए ये सबसे लॉजिकल रिएक्शन था। टिमियन की नज़रें गंभीर हो गईं। उसने प्रोटैगनिस्ट से पूछा क्या उसे वाकई उस पर भरोसा नहीं था। उसने अपने दांत पीसते हुए पूछा कि प्रोटैगनिस्ट उसे किस समझता है। फिर उसने ब्यॉन को आश्वस्त किया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आरू डिवाइस की सेफ्टी साबित कर देगा। उसने अपने स्टूडेंट रेवन को बुलाया, जो इस फ्रेज के तुरंत बाद हैरानी से खुद को पॉइंट करते हुए पूछा क्या वह वाकई उसका मतलब था। टिमियन ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। तब रेवन सहमत हो गई, ये कहते हुए कि अगर उसका एकमात्र काम फॉर्मूलाज की जांच करना था
प्रोटैगनिस्ट ने यह तर्क करना जारी रखा कि सबसे अधिक संभावना थी कि वह अपने मास्टर का पक्ष लेगी। ब्यॉन समझ गया कि उन दोनों के लिए भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन चूंकि वह इस तरह से काम कर रहा था, इसका मतलब था कि वह खुद भी अभी तक रिजल्ट के बारे में श्योर नहीं था। प्रोटैगनिस्ट को एहसास हुआ कि दूसरे शब्दों में ऐसा कोई डिवाइस नहीं था और शुरू से ही नहीं था। ब्यॉन ने यह भी सोचा कि निश्चित रूप से यह अचानक प्रकट हो सकता था, लेकिन उस स्थिति में टिमियन ने टेस्ट करने के लिए उसे किसी तरह फंसा लिया होता। ब्यॉन को ऐसा लगा जैसे वे उस पर वेल नोन पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर का टेस्ट करने जा रहे थे। इसलिए अगर उसने अब वहां से निकलने का कोई बहाना ढूंढने की कोशिश की तो वह सिर्फ उसके ट्रैप में फंस जाएगा। उसे एहसास हुआ कि उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि उस स्थिति में उसे बस शुरुआत कर देनी चाहिए। टिमियन अभी भी मुस्कुरा रहा था जब उसने प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि वह क्या करने जा रहा है। टिमियन ने फिर से उसे आश्वस्त किया कि एक्सपेरिमेंट सेफ था और ज़्यादा समय नहीं लेगा। ब्यॉन ने उससे पूछा कि यह वास्तव में कितना समय ले सकता है। टिमियन ने उसे जवाब दिया कि एक्सपेरिमेंट में लगभग 5 मिनट लगेंगे। ब्यॉन ने कहा कि उस स्थिति में वह सहमत था। तभी टिमियन चौंक गया और अजीब तरह से पूछा कि क्या वह वाकई इसके बारे में श्योर था। ब्यॉन ने पूछा कि उसका क्या मतलब था। टिमियन ने अपनी बाहें फैला दी और असहज होकर जोड़ा कि ब्यॉन पहले चिंतित था कि यह सब डेंजरस हो सकता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने उसे याद दिलाते हुए जवाब दिया कि टिमियन ने खुद पहले कहा था कि रेवन सब कुछ चेक करेगी। टिमियन ने कहा कि यह वास्तव में ऐसा ही था। वह कुछ और जोड़ना चाहता था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने उसे बीच में ही रोक दिया। ब्यॉन ने नाराजगी से अपना हाथ अपनी गर्दन पर रखा और टिमियन से तेजी से काम करने को कहा, क्योंकि वह पहले से ही इसे खत्म करके बिस्तर पर जाना चाहता था। प्रोटैगनिस्ट ने अपने विचारों में टिमियन से पूछा क्या उसे लगता था कि ब्यॉन उसके बेट में फंस जाएगा। उसने मानसिक रूप से उसे प्राचीन बूढ़ा आदमी कहा, और फिर यह अजीब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट कमरे से बाहर निकला। रेवन ने हैरानी से कहा कि वह चला गया और अपने टीचर से पूछा कि वह क्या था। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और उसकी नज़रें हैरानी भरी थीं। टिमियन असहज होकर हंसा, अपने स्टूडेंट की ओर देखते हुए। रेवन ने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल की गई कुर्सी की ओर पॉइंट किया और कहा कि यह अजीब लगती थी, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही साधारण कुर्सी थी। रेवन ने कहा कि उसने उसके साथ वैसा ही किया जैसा वह चाहता था, और फिर पूछा कि क्या टिमियन वाकई उसे कुछ नहीं बताने के बारे में सीरियस था। टीचर ने जवाब नहीं दिया। तब रेवन ने पूछा क्या ये वाकई वही है जो वह सोचती है। उसने आगे झुकते हुए पूछा कि क्या इसका मतलब ये था कि टिमियन प्रोटैगनिस्ट को ईवल स्पिरिट समझता था। क्या इसीलिए वह उससे लैबिरिंथ में हुई घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रहा था। टिमियन ने विनम्रता का संकेत देते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए और लड़की से शांत होने को कहा। तब उसने फिर से पूछा क्या इसका मतलब ये था कि उसके संदेह दूर हो गए थे। टिमियन ने भारी आह भरी और कहा कि वह वास्तव में गलत था। रेवन ने कहा कि वह समझती थी कि उसके संदेह कहाँ से आए थे, क्योंकि ब्यॉन वाकई एक यूनिक व्यक्ति था। फिर उसने नाराजगी भरी मुद्रा में अपनी बाहें छाती पर जोड़ते हुए उससे किसी चीज़ का जवाब मांगा। टिमियन ने पूछा कि वह उससे क्या जानना चाहती थी। रेवन ने पूछा कि उसे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, और जोर से सोचने लगी कि अगर उसे प्रोटैगनिस्ट पर संदेह था तो उसे बस सीक्रेट पुलिस को सौंप देना चाहिए था। टिमियन ने उसे बताया कि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि तब ब्यॉन बस मर जाता। उसका चेहरा गंभीर हो गया जब उसने उन कई लोगों को याद किया जो इसकी वजह से अपने सिर गंवा बैठे थे। रेवन ने पूछा वह किस बारे में बात कर रहा था। टिमियन उससे दूर हो गया और कहा कि वह इसके बारे में चिंता न करे। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे जोड़े और चलने लगा, ये कहते हुए कि वह पहले से ही थक चुका था और जाना चाहता था। रेवन ने उसे रुकने के लिए पुकारने की कोशिश की, ये सोचते हुए कि क्या वह वाकई मर जाता। फिर उसने भय से अपना मुंह हाथ से ढक लिया, यह एहसास करते हुए कि इसका मतलब था कि ईवल स्पिरिट उसके टीचर को जीवित रखना चाहता था। उसने खुद से पूछा वह वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहा था। जब प्रोटैगनिस्ट कमरे में लौटा तो उसने तुरंत आराम करना शुरू कर दिया। भारी आह भरते हुए उसने कहा कि वह पहले से ही थक चुका था। ब्यॉन अपने कमरे में बिस्तर पर स्टारफिश की तरह लेटा हुआ था, ये सोचते हुए कि यह वाकई एक झटका था। उसने ये भी सोचा कि वह हाल ही में बहुत संवेदनशील हो गया था और चिंता कम नहीं हो रही थी। हालांकि उसने ये भी सोचा कि वह बिल्कुल भी फेलियर नहीं था, क्योंकि उसने एक्सट्रीमली वेल प्रतिक्रिया दी थी, जैसा उसे लग रहा था। ब्यॉन ने अपना हाथ माथे पर रखा और इसके बारे में सोचने लगा। फिर उसने उस कमरे में घटी सभी घटनाओं को दोहराना शुरू किया, खुद से पूछते हुए कि बूढ़ा टिमियन निराश क्यों दिख रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक एक तेज आवाज ने उसका नाम लेकर पुकारा, क्या वह सो रहा था? यह मीशा थी, जो प्रोटैगनिस्ट के ऊपर हवा में तैरती हुई सी लग रही थी। ब्यॉन हैरानी से खुद से पूछा कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने उसे अपने कमरे की चाबियां दे रखी थीं। वह बिस्तर पर बैठ गया और लड़की को नाम लेकर पुकारा। वह मुस्कुराते हुए जवाब में हम कहकर सुनने को तैयार हो गई।
ब्यॉन ने स्पष्ट रूप से उसे बताया कि उसे उसकी जरूरत थी और उसका हाथ पकड़ लिया। मीशा तुरंत शर्म से लाल हो गई जैसे ही यह हुआ। उसने हैरानी से प्रोटैगनिस्ट की ओर देखते हुए पूछा, क्या उसे वाकई इस समय उसकी जरूरत थी? उसने कहा कि अभी बहुत रोशनी थी, और फिर प्रोटैगनिस्ट से इंतजार करने को कहा क्योंकि उसने खुद को तैयार भी नहीं किया था। उसकी पूंछ उत्तेजना से इधर उधर हिलने लगी। हालांकि उसकी उम्मीदों के विपरीत ब्यॉन ने उसे मेज पर बैठा दिया और लेटर्स लिखने को कहा, क्योंकि उसे सभी नोबल्स को जवाब देना था। मीशा ने निराश होकर कहा कि उसे सिर्फ लेटर्स लिखने थे। वे दोनों मेज पर बैठकर नोबल्स के लिए जवाब सोचने लगे। लेकिन तभी मीशा उलझन में पूछने लगी कि क्या प्रोटैगनिस्ट शो था कि नोबल्स को ऐसे एक्सप्रेशंस भेजना संभव था। उसने कहा कि यह बुरी तरह से खत्म हो सकता था। मीशा ने जो लिखा था उसे देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। प्रोटैगनिस्ट ने उसे जवाब दिया कि हाँ, उसे लगता था कि यह काफी अच्छा निकला था। ब्यॉन ने इन लेटर्स को लिखने में इतनी मेहनत की कि वह अपनी जीभ बाहर निकाले हुए सो गया, एक कागज पर बड़े अक्षरों में एक मैसेज छोड़ते हुए। जो उसने लिखा था वह वाकई बहुत पोलाइट नहीं लगता था, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ शब्द थे कि वह कितना व्यस्त था, इसलिए नोबल को किसी और बार्बेरियन को ढूंढना चाहिए। नीचे उसने अपना नाम और टाइटल साइन किया था। अंततः मीशा ने सरेंडर कर दिया। फिर उसने प्रोटैगनिस्ट से कल हुई घटनाएं बताने को कहा, जबकि वह उसके साथ जवाब लिखती रही। कुछ देर बाद वे खाने पीने की चीजों से भरी मेज पर बैठे थे। उसके कॉमरेड्स में से एक ने ब्यॉन से पूछा कि वह कुछ क्यों नहीं बोल रहा था। उसने विचारमग्न होकर अपनी चिन पर हाथ रखा और उसे इंतजार करने को कहा, क्योंकि वह सोच रहा था। यह आउटकास्ट टीम की एक नियमित बैठक थी। हूरो ने ब्यॉन की ओर देखते हुए सहमति जताई। लैबरंथ खुलने में अब सिर्फ 10 दिन बचे थे। ड्वॉर्फ ने कहा कि वह वहां नहीं जाएगा। उसने आंखें बंद करते हुए कहा कि अगर डायमेंशन का पतन वाकई होता है तो वे सभी खत्म हो जाएंगे, और वह अकेला नहीं था जिसकी यही राय थी। डॉकी ने चिंतित होकर अपनी हथेली से मुंह ढकते हुए कहा कि आग के बिना धुआं नहीं होता। रॉड मिला ने आत्मविश्वास से भरी नजरों से जवाब दिया कि उसके विचार में इस बार आराम करना ही सही निर्णय होगा। तब मीशा ने प्रोटैगनिस्ट से पूछा, वह क्या योजना बना रहा था? ब्यॉन ने सोचा कि वह कम्युनिटी से मिली जानकारी का उपयोग करके उन्हें अन्यथा समझा सकता था। वह मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि ऐसा लगता था कि यह पूरी तरह से आवश्यक नहीं था। प्रोटैगनिस्ट ने तर्क किया कि इस तरह से यह और भी बेहतर था। उसने हाल ही में सोचा था कि ब्लडी सिटाडेल की यात्रा को 3 महीने हो चुके थे। जो कोई भी गेम खेलता था वह जानता था कि अर्ली स्टेजेस में आपको पहली फ्लो पर रिफ्ट को तुरंत क्लियर करना होता था जब वह वापस आता था। लेकिन प्रोटैगनिस्ट जानता था कि वह बस उन्हें यह नहीं बता सकता था कि इसे कैसे खोला जाए। इसलिए उसने सिर्फ मीशा को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ब्यॉन ने अपनी नज़र अपने कॉमरेड पर घुमाई और कहा कि उस स्थिति में उन्हें साथ जाना चाहिए। मीशा तुरंत बेचैन हो गई और पूछने लगी, क्या उसे वाकई भी जाना चाहिए? प्रोटैगनिस्ट ने अपनी बाहें छाती पर जोड़ी और भौं उठाकर पूछा, क्या वह उसे छोड़ने वाली थी? उसने तुरंत जवाब दिया कि ऐसा नहीं था, लेकिन ब्यॉन को एहसास हुआ कि यह स्पष्ट था कि वह नहीं जाना चाहती थी। प्रोटैगनिस्ट ने उसे बताया कि चूंकि वह इतनी चिंतित थी तो वह अकेले जा सकता था। हालांकि उसने तुरंत उसे बीच में ही रोक दिया, नाराजगी से फुफकारते हुए। मीशा ने कहा कि ब्यॉन वाकई एक सेवज था। उसने पूछा, क्या उसने ये भी नहीं सोचा था कि उसे पहले उससे पूछना चाहिए था? मीशा ने शर्मिंदगी और थोड़ी नाराजगी के साथ अपनी बाहें छाती पर जोड़कर प्रोटैगनिस्ट की ओर देखा। उसने कहा कि उसे कम से कम सामान्य से अधिक पोलाइटली बोलने की कोशिश करनी चाहिए थी। प्रोटैगनिस्ट ने कांपते हुए खुद से सोचा, पोलाइटली का क्या मतलब होता है? वह गुनगुनाया और फिर जोर से चिल्लाकर मीशा से कहा कि वह उसके साथ और अधिक पोलाइटली चले। मीशा ने मुस्कुराते हुए उससे मुंह फेर लिया और कहा कि वह कभी भी उसे लैबरंथ में अकेले नहीं जाने देती। प्रोटैगनिस्ट ने खुद से पूछा, क्या ये वाकई काम कर गया? फिर उसने कहा कि उस स्थिति में सब कुछ तय हो चुका था। डॉकी हैरान हुआ लेकिन खुद को संभाल लिया, जबकि हूरो की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। ब्यॉन ने सोचा कि इस बार वे रिफ्ट पर जाएंगे। अगले दिन की शुरुआत मार्केट में हो रही घटनाओं से हुई। एक न्यूज़पेपरमैन जोर जोर से चिल्ला रहा था कि सभी सुने, क्योंकि उसके हाथ में एक स्पेशल एडिशन था। वही न्यूज़पेपर्स थे जो वह हर जगह बांट रहा था, ये कहते हुए कि रॉयल फैमिली ने बोला थी कि डायमेंशंस के कोलैप्स की अफवाहें झूठी थीं। वह जोर जोर से टूडन स्कूल के टावर ऑफ मैजिशियंस को झूठी अफवाहें फैलाने के लिए डांटने लगा। रॉड मिला और हूरो ने इस न्यूज़पेपर की एक कॉपी ली और हैरानी से कॉन्टेंट्स पढ़ने लगे, जबकि अन्य सभी पासर्स बाई भी पल भर के लिए रुक गए। इसके बाद सर्जन तुरंत प्रोटैगनिस्ट के कमरे में पहुंचा और खुशी खुशी पूछा कि क्या उसने नई खबर सुनी है। उसने कहा कि वे साथ में लैबरंथ जा सकते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा कि वह नहीं जा सकता, क्योंकि उसने पहले ही एक टास्क स्वीकार कर लिया था। ब्यॉन ने तुरंत ड्वॉर्फ की नाक के सामने अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जबकि वह हाथ कमर पर रखकर असहजता से हंसता रहा। मीशा ने प्रोटैगनिस्ट की ओर देखते हुए पूछा कि उसने बॉडीगार्ड का काम कब ले लिया था।
प्रोटैगनिस्ट ने उसे कहा कि इसके बारे में न सोचे क्योंकि यह सिर्फ एक बहाना था। मीशा हैरानी से उसकी ओर देखने लगी, ये समझ नहीं पा रही थी कि वह किस बारे में बात कर रहा था। तब ब्यॉन ने उसे बताया कि सच कहूं तो इस बार वह रिफ्ट में चढ़ने वाला था। मीशा ने हैरानी से पूछा कि वह ये कैसे करेगा। उसने सोचा कि क्या उसे लाइब्रेरी में ये पता चला कि इसमें कैसे प्रवेश करना है। वह टेबल से अपनी कुर्सी पीछे खिसकाते हुए बैठ गई, जबकि प्रोटैगनिस्ट असहज होकर दूसरी ओर देखने लगा, ये सोचते हुए कि यह एक अच्छा बहाना था कि वह ये कैसे जानता है। इसलिए उसने सहमति में जवाब दिया। मीशा ने फिर प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि वह हुरो को ये क्यों नहीं बताना चाहता था। उसने सोचा कि क्या वे सब साथ में जाएंगे तो बेहतर नहीं होगा। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी तलवार साफ करना शुरू करते हुए उससे पूछा कि क्या उसने किसी को बताया था कि उसने फ्रॉस्ट स्पिरिट रिंग का उपयोग स्पिरिट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किया था। मीशा ने कहा कि उसने नहीं बताया। तब प्रोटैगनिस्ट ने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए पूछा कि क्या ये सच था। मीशा ने कहा कि ब्यॉन ने उसे इसे सीक्रेट रखने को कहा था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। ब्यॉन ने तुरंत उसे बताया कि यह सच था। उसने पूछा कि उसके विचार में क्या होता अगर हुरो उसकी जगह होता, क्या वह अपना मुंह बंद रख पाता। मीशा ने सिर हिलाकर कहा कि नहीं, क्योंकि एक ग्लास गुड ड्रिंक पीते ही वह सब कुछ बता देता। फिर ब्यॉन ने उससे वैल्की और रॉथमिलर के बारे में पूछा। मीशा ने सोच समझकर अपनी चिन पर उंगली रखी। वैल्की तो निश्चित रूप से गलती से बता देती, लेकिन रॉन मिला के बारे में वह शो नहीं थी। प्रोटैगनिस्ट ने इसके बारे में सोचा। मीशा के शब्द उसके विचारों से लगभग पूरी तरह मेल खा रहे थे, सिवाय रॉन मिला के बारे में। उसने सोचा कि उनकी टीम में से उसे समझना सबसे आसान था, क्योंकि वह वाकई उनका सीक्रेट रखता, लेकिन साथ ही सस्पिशियस क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता, जैसे कि ब्यॉन ये कैसे जानता है। मीशा ने कहा कि अब वह समझ गई कि उसने उन्हें क्यों नहीं बताया। फिर उसने खुद को पॉइंट करते हुए पूछा, तो उसके साथ क्या हुआ। वह जानना चाहती थी कि उसने उससे सब कुछ क्यों बताया। वह टेबल से उठ खड़ी हुई और उसकी पूंछ इंटरेस्ट से ऊपर उठ गई। ब्यॉन हिचकिचाया, नहीं जानता था कि क्या कहें। हालांकि वह समझ गया कि इसके कई कारण थे। मीशा आश्चर्यजनक रूप से हर चीज़ के बारे में चुप रहने में अच्छी थी। इसके अलावा वह बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकती थी, इसलिए वह तुरंत पता लगा लेता अगर उसने सीक्रेट बता दिया होता। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी ओर देखते हुए ये सोचा, और फिर यह भी सोचा कि हालांकि इसे एक वाक्य में समेटा जा सकता था। ब्यॉन ने जोर से कहा जो उसके विचारों में था, उसने सिर्फ उस पर भरोसा किया था। मीशा तुरंत उठ खड़ी हुई और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने शर्मिंदगी से चिल्लाते हुए कहा और फिर दूसरी ओर देखने लगी, ऑकवर्डली हंसते हुए अपने फेस को हाथ से हवा देने लगी। उसने कहा कि कमरा बहुत गर्म हो गया था और प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि क्या उसे यह महसूस नहीं हो रहा। ब्यॉन ने उसे बस थोड़ा पानी पीने को कहा और मीशा फिर से शीपिशली हंस पड़ी, उससे सहमत होते हुए। लैबिरिंथ खुलने में सिर्फ 8 दिन बचे थे। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि इसकी तैयारी में लंबा समय लगेगा। वह और मीशा सड़क पर चल रहे थे और उसने उससे पूछा कि क्या वह फिर से अपना इक्विपमेंट अपग्रेड करने वाला था। प्रोटैगनिस्ट ने उसे बताया कि वह उसे एन्चांट करना चाहता था। लाइटनिंग एनर्जी ने उसके इक्विपमेंट को इम्ब्यूट कर दिया था, इसलिए एक निश्चित अवधि के लिए इक्विपमेंट को लाइटनिंग एलिमेंट मिल जाएगा। मीशा ने कांपती आवाज में कहा कि यह सबसे एक्सपेंसिव पोर्शन था और प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि क्या वह वाकई यह करने वाला था। उनके सामने टेबल पर लाइटनिंग स्क्रॉल, थंडर ग्रास और एक एडवांस पोर्शन पड़ा था। ब्यॉन ने शांति से कहा कि वह लंबे समय से यह ट्राई करना चाहता था, इसलिए यह पैसा बर्बाद नहीं होगा। हालांकि उसने ये भी कहा कि परचेस पर खर्च किए गए 2 मिलियन स्टोन्स जॉइंट अकाउंट से आए थे जो उसने और मीशा ने हाल ही में खोला था। समय निरंतर आगे बढ़ता रहा और लैबिरिंथ खुलने में सिर्फ 7 दिन बचे थे जब प्रोटैगनिस्ट शेमन के पास गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि लगता है वह अच्छा कर रहा है। उसने पूछा कि क्या उसने सिर्फ 2 महीनों में 4 मिलियन कमा लिए थे। इसके बाद घर इधर उधर हिलने लगा, मानो अर्थक्वेक आया हो। ब्यॉन ने 4th स्टेज इमॉर्टैलिटी इम्प्रिंट एक्टिवेट किया और विल पावर और स्पिरिट 40 पॉइंट्स बढ़ गए। एक और दिन अनजाने में बीत गया। अब लैबिरिंथ खुलने में सिर्फ 6 दिन बचे थे। मीशा प्रोटैगनिस्ट के पास आए और उसे जल्दी से नहा धोकर खाने को कहा। उसके हाथों में एक बास्केट था जो उसने जायंट फॉर्म में ब्यॉन की ओर बढ़ाया। स्पिरिट में वृद्धि के कारण वह पहले से 1.5 गुना अधिक समय तक जायंट फॉर्म में रह सकता था। जब मीशा को पता चला कि प्रोटैगनिस्ट लाइब्रेरी जा रहा है, तो उसने पूछा कि क्या वह उसके साथ जा सकती है। ब्यॉन ने अविश्वास से उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या वह वाकई यह चाहती है। उसने पूछा कि क्या वह बुक्स भी पढ़ती है। मीशा ने गुस्से में उसकी ओर देखा, बिल्ली की तरह फुफकारते हुए पूछा कि यह लुक क्या था। उसने कहा कि वह वास्तव में कभी कभी बुक्स पढ़ती है। रागना ने जोर से पेरिजियन स्पेल बोला। ब्यॉन और मीशा हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तब प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि आज ऐसा स्पेल क्यों था। रागना ने समझाया कि वह इसे खासतौर पर उनके लिए यूज करती है, इसलिए वह दूसरों के सामने इसे यूज नहीं कर सकती। वह शर्मिंदगी से दूसरी ओर देखने लगी।
तब ब्यॉन ने उससे पूछा कि क्या उसे यह बताना चाहिए था। रागना ने आंखें बंद करते हुए पूछा कि क्या मीशा ने बताया कि उसका लास्ट नेम कार्लस्टाइन था। फिर उसने उससे कहा कि वह अभी जो कुछ भी कहा था उसे भूल जाए। ब्यॉन ने सोचा इसका क्या मतलब था, लेकिन वह इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भूल जाना चुना। एक और दिन बीत गया। अब लैबिरिंथ खुलने में सिर्फ 5 दिन बचे थे। रेवन अपने डेस्क पर बैठी और प्रोटैगनिस्ट को बताया कि वे हो चुके थे। फिर उसने उसका सहन करने के लिए धन्यवाद दिया। ब्यॉन ने अपने कपड़े वापस पहनते हुए कहा कि यह एक कठिन काम था। रेवन ने चिढ़कर कहा कि वह चुप भी रह सकता था, लेकिन फिर जोड़ा कि उसे जहां जा रहा था वहां नहीं मरना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने उससे पूछा क्या वह टावर का पास नहीं लेगी। उसने उसे टोकन दिया, लेकिन रेवन ने असहमति में अपना हाथ बाहर करते हुए उसे खुद रखने को कहा। उसने कहा कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वह मिलने आए, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। आखिरकार वह मुसीबतों को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक था। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि उस स्थिति में वह ऐसा ही करेगा। और इस तरह वह दिन आ गया, वह दिन जब ब्यॉन उस वेरी प्लेस पर जाने वाला था। उसके साथ के लोगों ने उसे सलाह देने के लिए धन्यवाद दिया और साथ ही उसे लोगों से सावधान रहने और अपने दिल की रक्षा करने को कहा, क्योंकि वे उसे नहीं भूलेंगे। सभी ने उसे शुभकामनाएं दी। ब्यॉन, जो एक तरफ खड़ा था, ने शर्मीले ढंग से अपनी नाक पर उंगली रखी, ये सोचते हुए कि ये लोग वाकई बहुत दयालु थे। मीशो उसके भाव को देख रही थी, लेकिन अंत तक उसके विचारों को साझा नहीं कर रही थी। उसके कॉमरेड्स में से एक ने कहा कि ऐसे रिलायबल मेंटर का होना वाकई बहुत अच्छा होगा। ब्यॉन ने गंभीरता से उन्हें बताया कि वह सिर्फ इन लोगों को एक दिशा दे रहा था। तब हुरो ने उससे कहा कि वह अपने बारे में ऐसे न बोले। ब्यॉन ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि उन्हें भी सावधान रहना चाहिए और फ्रेंडली रिलेशंस को फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए। हुरो मुस्कुराया और प्रोटैगनिस्ट से पूछा क्या वह वाकई सोचता था कि वह सिर्फ एक और यंग बार्बेरियन था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि सच कहूं तो वह ऐसा ही सोचता था। ब्यॉन ने रॉथमिलर की ओर देखा, ये सोचते हुए कि वह सब कुछ उसके हाथों में सौंप रहा था। तब रॉथमिलर ने कहा कि वे अब जा रहे थे और पूछा क्या वे भी जा रहे थे। मीशा ने ऑकवर्डली जवाब देने की कोशिश की कि वे अभी भी क्लाइंट का इंतजार कर रहे थे। रॉथमिलर ने जवाब दिया कि उस स्थिति में वे पहले जाएंगे। डॉकी पोर्टल के पास जाते हुए मुस्कुराया और कहा कि वे कल मिलेंगे, लेकिन फिर खुद को सुधारते हुए कहा कि बाद में मिलेंगे। जब वे पोर्टल में गायब हो गए तो लगभग आधा घंटा बीत गया, लेकिन ब्यॉन और मीशा अभी भी नहीं हिले थे। तब उसने हेजिटेंट होकर प्रोटैगनिस्ट से पूछा क्या वे अंदर जा रहे थे। ब्यॉन ने अपनी बाहें छाती पर जोड़ी और उसे इंतजार करने को कहा। मीशा ने हैरानी से पूछा कि वे और कितना इंतजार करेंगे। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि इसीलिए लोग नूब्स को पसंद नहीं करते, अगर उसने इंतजार करने को कहा है तो उन्हें बस इंतजार करना चाहिए। ब्यॉन समझ गया कि इस तरह से वे अपना एक्सपीरियंस दोगुना कर लेंगे। फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा कि उन्हें अभी अंदर जाना चाहिए। एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ कि वे फर्स्ट फ्लोर के क्रिस्टल केव में प्रवेश कर चुके थे। जब वे गहराई तक गए तो ब्यॉन ने एक ऑल्टर को छुआ और सिस्टम विंडो ने घोषणा की कि वे पोर्टल खोलने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें एक्सपीरियंस में जोड़ 2 मिला। मीशा ने हैरानी से प्रोटैगनिस्ट से पूछा यह क्या था, क्या ये सेकंड फ्लोर का पोर्टल था। उसने पूछा कि वह इसके बारे में कैसे जानता था। मीशा ने टॉर्च हाथ में पकड़े हुए उसे समझाना शुरू किया। मीशा का सिर प्राप्त जानकारी से धुआं धुआं हो रहा था। उसने पूछा क्या वे वाकई डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी की घटना का उपयोग कर सकते थे। ब्यॉन ने उसे बताया कि वह वास्तव में इसे ठीक से समझा नहीं सकता था, इसलिए वह सिर्फ इसका उपयोग करता था जब उसे पता चला। मीशा ने कहा कि उसे रॉथमिलर के लिए दुख हो रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा इसका क्या मतलब था। उसने नीचे देखते हुए कहा कि अगर उसे इस लूपहोल के बारे में पता चलता तो वह निश्चित रूप से सोचता कि उसका सारा काम यूजलेस था। उसने कहा कि यह उसे रिंग का उपयोग करने की याद दिलाता था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि यह वाकई सच था, क्योंकि अगर रॉथमिलर को इस बग के बारे में पता चलता तो शायद वह सोचने लगता कि वह किसी काम का नहीं है। ब्यॉन को याद आया कि कैसे ड्रिंक्स के दौरान रॉथमिलर ने कहा था कि वह निश्चित है कि वह अपने हाथों से पोर्टल खोल सकता है अगर वह कड़ी मेहनत करता रहा, क्योंकि यह एक स्काउट के रूप में उसका सपना था। ब्यॉन ने सोचा कि रॉथमिलर ने वाकई अपने क्लास को काफी गंभीरता से लिया था। इसके बाद जैसे ही वे नए पोर्टल में प्रवेश कर गए, उनके ऊपर एक नोटिफिकेशन प्रकट हुआ कि वे सेकंड फ्लोर के रॉकी डेजर्ट में प्रवेश कर चुके थे। ब्यॉन ने टॉर्च से उनके रास्ते को रोशन करते हुए कहा कि वे रॉकी डेजर्ट में आकर बहुत भाग्यशाली नहीं थे। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि अब उन्हें ईस्टर्न पोर्टल से होकर स्लेयर तक जाना था, जहां उसे जादुई क्रिस्टल्स चाहिए थे। इसलिए उसने सोचा कि उन्हें वापस जाना होगा। वे पोर्टल में वापस गए और फर्स्ट फ्लोर के क्रिस्टल केव में लौट आए। ब्यॉन ने अपना कंपास चेक किया और कहा कि उन्हें पूर्व की ओर 2 दिनों तक चलना होगा। 3 घंटे बाद वे पहले से ही उन क्रीचर्स से लड़ रहे थे जो इस दुनिया में उनका इंतजार कर रहे थे।
उनका नोम्स नामक प्राणियों से युद्ध हुआ। ये 9th रैंक के मॉन्स्टर्स थे जो मिट्टी से बनी गुड़ियाओं जैसे दिखते थे। उन सभी में इंटीग्रेशन स्किल्स थे, इसलिए उन्हें सिर्फ 3 लेयर्स की दूरी से देखा जा सकता था। मीशा ने भारी आह भरते हुए कहा कि उन सभी को मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन इन सभी मैजिक क्रिस्टल्स को उठाना वाकई एग्जॉस्टिंग था। उसने उनमें से एक को फिर से उठाया और ब्यॉन ने सोचा कि अगर टाक उनके साथ होता तो उन्हें ये सब खुद नहीं करना पड़ता। तभी मीशा ने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमाईं और आवाज़ें सुनते हुए ब्यॉन को बताया कि लोग वहां दौड़ रहे थे। उसने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने उसे बताया कि वह इस बारे में शो नहीं था, क्योंकि अगर वे सिर्फ 3 घंटे में यहाँ पहुंच गए थे तो उन्होंने लेवल्स बहुत तेजी से पार किए होंगे। एक बड़ी भीड़ उनके सामने प्रकट हुई। यह उन टीम्स में से एक थी जो पोर्टल में प्रवेश कर चुकी थी। वे सभी जोर जोर से दौड़ रहे थे, लीडर के आदेश के अनुसार तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ब्यॉन ने सोचा कि ये लोग अभी भी सबसे तेज थे, सिर्फ पोर्टल पहले से ही खुला हुआ था। मीशा ने कहा कि उनका इक्विपमेंट बहुत अच्छा लग रहा था। उसने पूछा क्या पोर्टल्स खोलने के लिए उन्हें इतना लोडेड होना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी जगह से हिलते हुए आंखें बंद की और पूछा कि वह इतनी हैरान क्यों थी। आखिरकार वे दोनों एक दिन ऐसे ही बन जाएंगे। उसने उससे बताया कि उन्हें ऐसा होना चाहिए और मीशा ने इंटरेस्ट के साथ पूछा कि क्या ये सच था। ब्यॉन ने सोचा कि ऐसा लगता था कि वह पहले से ही इसकी आदी हो चुकी थी कि सभी उन्हें आउटकास्ट समझते थे। उसने उसे थोड़ा पीछे छोड़ते हुए खुशनुमा आवाज में पूछा क्या वह जानता था कि वह बहुत एम्बिशियस था। मीशा ने पूछा क्या यह इसलिए था क्योंकि वह एक बार्बेरियन था। तब ब्यॉन ने सोचा क्या वह उसका अपमान करना चाहती थी। मीशा ने प्रोटैगनिस्ट को धक्का देते हुए उसे इडियट कहा और फिर अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान के साथ कहा कि वह वास्तव में ये कहना चाहती थी कि वह कूल था। मीशा फिर से आगे बढ़ गई, अपने कंधे के ऊपर से प्रोटैगनिस्ट की ओर देखते हुए, जिससे वह शर्मिंदगी में खांसने लगा और अपना हाथ मुंह पर रख लिया। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि कभी कभी वह बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती थी। वह रुक गया और उस लड़की को देखने लगा जो खुशी खुशी उसके बगल में दौड़ रही थी। ब्यॉन ने खुद से पूछा क्या वह भी खुद को एक बार्बेरियन समझती थी। वर्तमान में प्रोटैगनिस्ट का लेवल 4 था। स्ट्रेंथ था 386.3, स्किल्स 3424, आइटम लेवल था 967 और टोटल कॉम्बैट लेवल था 1285। अब्जॉर्ब की गई एसेंसेस थीं रैंक 7 कॉप्स गोलम, रैंक 5 वैम्पायर डिफेंडर और रैंक 5 ऑरो। समय बहुत तेजी से बीत गया और लैबिरिंथ के खुलने के 19 घंटे हो चुके थे जब वे अन्य लोगों के पास पहुंचे जो इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। आसपास तुरंत शोर मच गया। वे एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने उन लोगों को देखा था जो उनके पास आए थे। उनमें से एक प्रोटैगनिस्ट के मेज के आकार से हैरान था, ये कहते हुए कि उसकी पीठ पर बैकपैक भी एक्सपेंशन के साथ लग रहा था। वे नाराज होकर पूछ रहे थे ऐसे लोग अभी भी वहां क्यों घूम रहे थे। ऐसा करने के बाद ब्यॉन ने चारों ओर देखा और सोचा कि उसने इस बात को ध्यान में नहीं रखा था। उसे समझ आया कि ये दृश्य निश्चित रूप से अजीब लग रहा होगा। उनके आसपास अन्य एक्सप्लोरर्स खड़े थे, लेकिन उनका इक्विपमेंट और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटैगनिस्ट और उसके कंपेनियन से काफी लोअर लेवल के थे। ब्यॉन ने सोचा कि वे ऐसे लग रहे थे जो अपर फ्लोर्स पर होने चाहिए थे, लेकिन इसके बजाय वे फर्स्ट फ्लोर के स्टार्टिंग लोकेशन पर भटक रहे थे। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया और दबी आवाज में हंसा, जिससे मीशा ने हैरानी से पूछा कि इसमें मजाकिया क्या था। ब्यॉन ने उसे बताया कि वह बस पास्ट को याद कर रहा था। उसे हर्न से मिलने तक के उस हॉरर की अच्छी तरह से याद थी। फिर उसके विचार बदल गए और उसने मानसिक रूप से सोचा कि वह अब कैसी होगी। उसने सोचा कि सब ठीक होना चाहिए क्योंकि उसकी बहन भी अमीर थी, लेकिन फिर भी वह जानना चाहता था आखिरकार वह उसकी पहली कॉमरेड बनी थी। उसने यहाँ तक सोचा कि शायद उसे बाद में उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन तभी उसके विचार बाधित हुए और उसकी नज़र पास खड़े रिसर्चर्स में से एक पर पड़ी। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी और उलझन में सोचा यह आदमी उसे ऐसे क्यों देख रहा था। उसने इस लड़के को नाराजगी भरी नज़रों से देखा लेकिन चुप रहा। ब्यॉन ने सोचा कि उसने जो देखा उसमें एनवी और ग्रीड मिले हुए थे। उसने खुद से पूछा क्या यह आदमी समझता है कि उसे मारना गॉब्लिन को मारने से आसान था। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसे उसकी तरफ देखने पर इतनी बुरी अनुभूति क्यों हो रही थी। ब्यॉन ने रुककर उस लड़के को पॉइंट ब्लैंक देखा और उसे पुकारा, जिससे वह चौंक गया। प्रोटैगनिस्ट ने गंभीर आवाज में उससे पूछा कि क्या उसके पास कुछ कहने को था। लड़का हकलाते हुए बोला कि नहीं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए अपनी बाहें छाती पर जोड़ी और पूछा कि वह उसे इतनी गहनता से क्यों देख रहा था। लड़का फिर से डर और खतरे की भावना से चौंक गया और तुरंत प्रोटैगनिस्ट से माफी मांगने लगा। मीशा ने प्रोटैगनिस्ट का हाथ खींचा और उसका नाम पुकारते हुए पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। उसने उसे याद दिलाया कि उस लड़के ने ब्यॉन के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। प्रोटैगनिस्ट को तुरंत समझ आया कि बाहर से यह स्थिति कैसी दिख रही होगी।
ये ठीक वैसी ही थी जैसी सड़क पर कोई लड़का अपनी लड़की के सामने टफ बनने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति का उपयोग करके जिसने उसे गलत तरीके से देखा था। लेकिन ब्यॉन ने खुद को यकीन दिलाया कि यह लड़का वाकई लंबे समय से उसे घूर रहा था। उसने सोचा कि उसे कुछ चेक करने की जरूरत थी। तब ब्यॉन ने धमकी भरे अंदाज में उससे पूछा कि उसका नाम क्या था। डरा हुआ लड़का बोला कि उसका नाम एचिवान था। वह इतना डरा हुआ था कि उसकी आवाज़ कांप रही थी। ब्यॉन हैरान हो गया और उससे पूछने लगा कि क्या उसका नाम वाकई ही था, हंस नहीं। उसने उसे झूठ बोलना बंद करने को कहा और पूछा कि क्या उसका नाम सच में हीद था। और भी ज्यादा डरा हुआ लड़का बोला कि उसका नाम वाकई यही था। ब्यॉन शर्मिंदगी से सोचा कि उससे गलती हो गई थी, लेकिन फिर सोचा कि यह उसके लिए अच्छा ही था। हालांकि लड़का नीचे देखने लगा और फिर बोला कि पहले उसका नाम हंस था, लेकिन उसने इसे बदल दिया क्योंकि यह बहुत पॉपुलर था। ब्यॉन ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए पूछा कि इसका क्या मतलब था। उसने अपनी मुट्ठी चेस्ट लेवल तक उठाई और सोचा कि अब वह समझ गया कि उसे देखते ही उसे इतनी बुरी अनुभूति क्यों हुई थी। ब्यॉन ने फिर से अपनी बाहें छाती पर जोड़ी और उस लड़के से कहा कि वह उसे वापस बदलने की हिम्मत न करे। उसने उसे एक कॉन्स्ट के रूप में जीने को कहा और सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए पूछा कि क्या वह इसे समझता था। कॉन्स्ट तुरंत सिर हिलाकर सहमति और समझ दिखाने लगा, हालांकि वह पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था कि प्रोटैगनिस्ट ऐसा क्यों कर रहा था। उनकी बातचीत एक अचानक आई तेज आवाज से बाधित हुई जिसके साथ जमीन हिलने लगी। मीशा ने प्रोटैगनिस्ट की ओर मुड़कर चिल्लाया कि वह उस दिशा में देखे। प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन शाप दिया और फिर मीशा का हाथ पकड़कर चिल्लाया कि उन्हें भागना चाहिए। वे उस जगह को छोड़कर भागने लगे, उस डरे हुए लड़के को अकेला छोड़ दिया। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि लैबिरिंथ में इस फिनोमेनन का सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता था, इसका मतलब था कि रिफ्ट जल्द ही खुलने वाला था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अपना नाम बदलने से इस लड़के को कोई मदद नहीं मिली थी। वह तेज भागने लगा, ये सोचते हुए कि हालांकि कोई नहीं जानता, लेकिन स्वाभाविक रूप से रिफ्ट्स हर 3 दिन में एक बार खुलते हैं, और जब तक वे फर्स्ट फ्लोर पर हैं, इसका मतलब था कि किसी ने उसी मेथड का उपयोग किया था। ब्यॉन ने अपने विचारों में गणना की कि उसने प्रिपरेशन में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि यह कौन था, कोई फॉर्मर प्लेयर या सिर्फ कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वह और मीशा आगे भागते रहे, जबकि वह उसके पीछे से जोर से चिल्ला रही थी कि आगे एक ऑब्स्टिकल था। प्रोटैगनिस्ट ने उसे बताया कि वह उसे देख रहा था, ये सोचते हुए कि वे पूरी सच्चाई तभी जान पाएंगे जब वे रिफ्ट के अंदर पहुंचेंगे। तभी ब्यॉन ने अचानक अपने कंपेनियन को कंधे से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके पैर उठाकर उसे प्रिंसेस की तरह उठा लिया। उसने उसे कसकर पकड़ने को कहा और फिर सीधे रिफ्ट में कूद गया, जबकि डरी हुई लड़की नाराजगी से उसकी ओर देखा। एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें लिखा था कि कैरेक्टर ने फर्स्ट फ्लोर के रिफ्ट में प्रवेश किया था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने तुरंत देखा कि यह जगह काफी ठंडी थी। हर जगह बर्फ थी, सभी पेड़ पूरी तरह से सफेद थे, जमीन की तो बात ही छोड़ दें। उनके सामने कुछ एक्सप्लोरर्स थे जो उनके साथ पोर्टल में गए थे। उनमें से एक ने प्रोटैगनिस्ट और मीशा को देखकर कहा कि बार्बेरियन और बीस्ट वुमन ने उम्मीद जगाई थी। उस स्क्वाड का एक सदस्य मुस्कुराते हुए चिल्लाया कि उनसे मिलकर अच्छा लगा और फिर अपना परिचय देते हुए बोला कि उसका नाम सीसन था। फिर उसके पीछे खड़ा बड़ा आदमी बैरियर्स के साथ अपनी बाहें छाती पर जोड़कर धमकी भरे अंदाज में बोला कि ऐसा लगता था कि ये लोग उन पर बर्डन नहीं बनेंगे, और फिर अपना नाम एडमिन फ्राइड बताया। इसके बाद उनकी टीम की अंतिम सदस्य एक लड़की ने अपना परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम जियन नेफ्रेने था। उसने ये भी जोड़ा कि वह रास्ते से हटकर रहने की पूरी कोशिश करेगी। मैं कैरेक्टर ने भी अपना परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम जेएन था और वह थॉ का बेटा था। फिर उसने अपनी कंपेनियन की ओर पॉइंट करते हुए कहा कि उसका नाम मिशेल था और वे साथ में आए थे। मीशा ने हैरानी से उसकी ओर देखा और उलझन में चिल्लाए। ब्यॉन ने नाराजगी से सोचा क्या वह वाकई सीरियस हो सकती थी। उसने हर तरह से उसे संकेत दिया कि वह तेजी से सोचे। इसके बाद मीशा ने कहा कि ब्यॉन ने सब कुछ सही कहा था, और फिर उसने भी शांत चेहरा बनाने की कोशिश की जो उसने बहुत खराब तरीके से किया, जिस वजह से ब्यॉन अब नाराजगी से सोच रहा था क्या ये वाकई उसका पोकर फेस था। इसके बाद ब्यॉन ने आंखें बंद की और कहा कि डिफेंडर की पोजीशन उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। फिर उसने उन लोगों से पूछा जिनसे वे मिले थे कि वे किस में अच्छे थे। जेंसा तुरंत मुस्कुराए और जवाब दिया कि उसे बचपन से ही स्काउट के रूप में ट्रेन किया गया था और उसने गॉब्लिन आर्चर का एसेंस भी अब्जॉर्ब कर लिया था। स्वॉर्ड और शील्ड का उपयोग करता था और आमतौर पर वैंगार्ड और टीम बैटल्स में लड़ता था। ब्यॉन ने तुरंत स्थिति का विश्लेषण शुरू कर दिया। लड़की फर्स्ट फ्लोर लेवल की प्रतीत हो रही थी, जबकि यह व्यक्ति सेकंड फ्लोर के लेवल का लग रहा था। उसने अपनी उंगली लिप्स पर रखी, ये सोचते हुए कि उसके सामने 2 नौसिखिए खड़े थे। उसने तर्क किया कि यह स्थिति ब्लडी सिटाडेल से पूरी तरह अलग थी। रिफ्ट्स हर 5वें या 6ठे लैबिरिंथ में प्रकट होते थे, हर 5-6 महीने में मौसम के आधार पर, या 4 में अगर जानबूझकर खोले जाएं। चूंकि 5 महीने अभी पूरे नहीं हुए थे, फर्स्ट लेवल पर मिडिल या हाई फ्लोर्स के एक्सप्लोरर्स नहीं होने चाहिए थे।
इसका मतलब था कि अगर वे बीस्ट स्लेयर में प्रवेश कर रहे थे और लैबिरिंथ खुलने के 3 दिन बाद रिफ्ट खोल रहे थे, तो ये रैशनल था कि बाकी लोग नौसिखिए थे जिन्होंने सेकंड फ्लोर तक नहीं देखी थी। ब्यॉन उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कोई अनाड़ी मुर्गों को देख रहा हो जो अभी तक लैबिरिंथ के भयावह पहलुओं से अनजान थे। उसने खुद को आश्वस्त किया कि लैबिरिंथ में कम से कम एक दिन बीत चुका था, इसलिए ज्यादा समय शेष नहीं था। तभी उसकी नज़र टीम के तीसरे सदस्य एडमिन पर पड़ी, जिसके साथ अब उसे जीवित रहना था। केवल यही व्यक्ति सस्पिशियस लग रहा था। जब ब्यॉन ने एडमिन से पूछा, तुम्हारे बारे में क्या, तो एडमिन ने ऊपर देखते हुए पलटकर पूछा कि क्या वह उससे बात कर रहा है। फिर उसने अपने पीछे हाथ से पॉइंट करते हुए अपने वेपन की ओर इशारा किया। ब्यॉन हैरान रह गया, क्या ये वास्तव में एक विशाल क्रॉसबो था? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये चीज़ काम भी करती है। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वह इसके बारे में अधिक जानना चाहता है, लेकिन एडमिन ने जोर देकर पूछा कि क्या वह पहले अपना परिचय देना चाहेगा। ब्यॉन ने उत्तर देना शुरू किया कि वह रैंक 6 एक्सप्लोरर था और नेल रैंक 7 की थी। उसने बताया कि वे आमतौर पर 4th फ्लोर पर एक्टिव रहते थे। एडमिन ने कहा कि वह समझ गया और फिर बताया कि वह खुद रैंक 5 का था। ब्यॉन ने पूछा कि वह वहां क्या कर रहा था, जबकि मीशा एक मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ उसके बगल में खड़ी रही। एडमिन ने जवाब दिया कि वह भी यही सवाल उससे पूछ सकता है। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि एडमिन हमेशा सवाल के जवाब में सवाल ही क्यों करता है। फिर उसने बताया कि वे आमतौर पर टीम में जाते थे, लेकिन इस बार स्काउट के गायब होने की वजह से वे अकेले ही फर्स्ट फ्लोर पर फंस गए थे और उन्होंने रिफ्ट के खुलने को नोटिस किया था। एडमिन ने कहा कि वे भी ठीक ऐसी ही स्थिति में थे, यह एक संयोग था। गंभीर चेहरा बनाते हुए उसने ये भी बताया कि उसने अपनी टीम को बहुत पहले छोड़ दिया था। प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन शाप दिया, ये सोचते हुए कि क्या ये गंभीर था। उसे नहीं पता था कि क्या मार्क्समैन बिल्ड इतना शक्तिशाली हो सकता है कि अकेले ही काम चला सके, लेकिन एडमिन के अपीयरेंस से लग रहा था कि यह सच हो सकता है। ब्यॉन ने तर्क किया कि छोटे रिसर्चर्स सेकंड फ्लोर से रैंक 8 मैजिक क्रिस्टल्स इकट्ठा करके रिफ्ट नहीं खोल सकते थे। उसका ध्यान टीम के अन्य 2 सदस्यों की ओर गया, शायद ये लोग भी अपनी असली पहचान छुपा रहे थे। ब्यॉन ने दिलचस्पी से पूछा कि सबसे पहले कौन आया था। ये जानना उसके लिए महत्वपूर्ण था कि असल में रिफ्ट किसने खोला था। मीशर इस सवाल के जवाब में चुप रही। कार्लसन ने विचारपूर्वक जवाब दिया कि ऐसा लगता था कि वे लगभग एक ही समय में इस जगह पहुंचे थे। जेंसा ने कहा कि उसे नहीं पता था, क्योंकि वे सब एक साथ अंदर गए थे। एडमिन ने अभी भी संदेह से पूछा कि ब्यॉन को इससे क्या फर्क पड़ता है। ब्यॉन समझ नहीं पाया, क्या वे सच में माफिया खेलने जा रहे थे। फिर उसने कहा कि इस मामले में सब कुछ तय हो चुका था। प्रोटैगनिस्ट ने बोला कि मिशेल, एडमिन और उसे लूट का एक एक हिस्सा मिलेगा, जबकि अन्य 2 लोग एक हिस्से को आपस में बांट लेंगे। उसने ये भी कहा कि उन्हें इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वे उन्हें सभी जरूरी एसेंसेस दे देंगे। प्रोटैगनिस्ट ने तर्क किया कि तय हुआ कि मीशर कीपर का एसेंस अब्जॉर्ब करेगी और रिफ्ट स्टोन या नंबर्ड आइटम पाने के लिए पासा फेंका जाएगा। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बातचीत के बाद एडमिन ने पीछे मुड़ते हुए कहा कि अब उनके लिए आगे बढ़ने और बैटल फॉर्मेशन में जाने का समय हो गया था। मैं कैरेक्टर सबके आगे आगे चला, उसके पीछे कार्लसन और जेंसा साथ साथ चले, जबकि एडमिन और स्क्वाड का आखिरी सदस्य मीशा पीछे रह गया। कुछ समय तक चलने के बाद ब्यॉन ने सोचा कि ऐसी जगह पर पहुंचना वाकई अजीब था। वह लैबिरिंथ के अंधेरे स्थानों का आदी हो चुका था, लेकिन अब एक अजीब सा सूरज स्नो वाइट माउंटेन्स के पीछे से चमक रहा था जो उसे अंधा कर देने वाला था। इसने इस जगह को रहस्यमय बना दिया था। सभी लोग असंगठित तरीके से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे और ब्यॉन समय समय पर पीछे मुड़कर पूरी स्क्वाड को देखता रहा। उसने तर्क दिया कि जिस रिफ्ट को किसी और ने खोला था, वह उसी जगह पर था जहां वह मूल रूप से जाना चाहता था। स्क्वाड के दूसरे छोर से मीशा ने मैं कैरेक्टर का ध्यान खींचने के लिए खुशी खुशी हाथ हिलाया, लेकिन ब्यॉन अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसने यह मानकर चलना जारी रखा कि किसी भी हाल में खरीदे गए सामानों का उपयोग कर पाना अच्छा होगा। आधे घंटे बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां एक भयानक 87th रैंक का मॉन्स्टर और एलीट गेटकीपर जो सिर्फ ग्लेशियल केव्स में रहता था उनका इंतजार कर रहा था। मॉन्स्टर ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर जोर से गुर्राते हुए अपने दांत दिखाए। जेंसा ने येटी को देखकर डर में पूछा, क्या उन्हें वास्तव में इस बीस्ट से निपटना होगा। उसने मुट्ठी बांध ली, यह उम्मीद नहीं करते हुए कि उन्हें इतना शक्तिशाली विरोधी मिलेगा। एडमिन ने उसे जवाब दिया कि जिन रास्तों और रिफ्ट्स का अनुसरण करना होता था, वे आमतौर पर मॉन्स्टर्स द्वारा पहरा दिए जाते थे। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि यह बहुत ही गेमर लाइक जवाब था और अब एडमिन पर उसका संदेह और बढ़ गया था। ब्यॉन ने कार्लसन को बताया कि उन्हें इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, जिस पर कार्लसन ने अनिश्चितता से पूछा कि क्या वे इसे संभाल पाएंगे। ब्यॉन ने उत्तर दिया कि वे कर सकते थे। तभी एडमिन ने कहा कि वह पहले आगे बढ़ेगा। उसने अपनी पीठ से वेपन निकाला, एक विशाल क्रॉसबो जिसे उसने अपने एरो से लोड किया। अपने वेपन को एडजस्ट करते हुए उसने सटीक निशाना लगाया।
जैसे ही उसने नेसेसरी मैकेनिज्म एक्टिवेट किया, उसने तुरंत मॉन्स्टर की ओर आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ गोली चला दी। एरो इतनी तेजी से स्पेस के माध्यम से उड़ी कि यह मीटियोराइट जैसी लग रही थी। येटी ने इतने शक्तिशाली हमले की आशा नहीं की थी, लेकिन फिर भी वह अपने पॉज से अपना चेहरा ढंकने में कामयाब रहा। एडमिन ने नाराजगी से क्रॉसबो नीचे करते हुए कहा कि मॉन्स्टर ने उसके हमले को ब्लॉक कर दिया था। मॉन्स्टर इधर उधर भागने लगा, इसके हाथ एरो की मदद से बंधे हुए थे जिससे वह मुक्त नहीं हो पा रहा था, जैसे कोई हैंडकफ लगा हो। ब्यॉन ने आश्चर्य में सोचा, क्या येटी वास्तव में एरो को बाहर नहीं निकाल सकता था? उसने सोचा कि यह निश्चित रूप से हुक एरो स्किल रही होगी। इसके बाद एडमिन ने कहा कि अब मैं कैरेक्टर और मीशा की बारी थी बाकी काम पूरा करने की। ब्यान ने सोचा कि यह व्यक्ति ड्यूटीज को बांटने में काफी स्पष्ट था। ये कहते ही बेजोर ने तेजी से येटी की ओर कदम बढ़ा दिए, उस गुर्राते मॉन्स्टर के पास पहुंच गया जो अभी भी एरो से बंधा हुआ था लेकिन खतरे को भांपते हुए जोर से चीख रहा था। ब्यॉन ने सोचा कि एडमिन की यह प्रतिक्रिया उनके लिए और भी बेहतर थी। उसने चोटिल होने से बचने के लिए अपना शील्ड आगे कर दिया और हमला करने की तैयारी में जितना संभव हो सके पास चला गया। इसे देखकर कार्लसन तुरंत हैरान रह गया लेकिन चिल्लाया, क्या उसने सच में सीधे माथे पर वार किया? जेंसा ने भय से अपना मुंह ढक लिया। भले ही मॉन्स्टर के आगे के पॉज एरो से जकड़े हुए थे, फिर भी वह लगातार वारों को ब्लॉक कर रहा था। मैं कैरेक्टर के ताकतवर होने के बावजूद मॉन्स्टर के विशाल मुखों का असर साफ महसूस हो रहा था। एक और हमला झेलने के बाद ब्यॉन ने जोर से चिल्लाकर मीशा को बुलाया। ऑर्डर पाते ही मीशा ने तुरंत जवाब दिया। मैं कैरेक्टर की मदद करने लगी। वह हवा में उठती हुई सी लगी, अपने 2 ब्लेड्स हाथों में लिए सीधे मॉन्स्टर के ऊपर आकर गिरी और उसकी आंखें निकाल दी, जिससे मॉन्स्टर से खून की धारा बह निकली और वह मर गया। इसके बाद एक सिस्टम विंडो प्रकट हुआ जिसमें लिखा था कि उन्होंने येटी को हराया है और जोड़ 3 एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। हमला पूरा करके मीशा अपने पैरों पर लैंड की। ब्यॉन ने रिसर्च टीम की ओर मुड़ते हुए मन ही मन पूछा, क्या उन्होंने ये देखा? ये थी उनकी क्षमताएं। अपने एक दांत दिखाते हुए मीशा ने रिसर्च टीम की ओर मीठी मुस्कान बिखेरी। अगर वे इसे समझ गए तो उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि कभी उसके हाथ न लगें। रिसर्च टीम के हैरान चेहरों से साफ था कि उन्होंने इतने सशक्त साथियों की उम्मीद नहीं की थी। माफिया गेम शुरू हो चुकी थी। एडमिन ने ये सब देखकर मुस्कुराया और पूछा, क्या वे सच में इतने अच्छे से साथ काम कर रहे हैं? इसके बाद इस स्थान के क्रीचर्स के साथ लड़ाइयां जारी रहीं। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट ने फ्रॉस्ट वुल्फ को हराकर जोड़ 1 एक्सपीरियंस प्राप्त किया। प्रोटैगनिस्ट ने तर्क किया कि वे आइस केव में दाखिल हुए थे और असंख्य फ्रॉस्ट वुल्व्स के झुंडों को काट डाला था। ये सब तो होना ही था, आखिर इस इलाके में सिर्फ इसी तरह के मॉन्स्टर दिखाई देते थे। अपनी टीम के सदस्यों के साथ प्रोटैगनिस्ट ने बेरहमी से उनर्स को मार डाला जो बेशर्मी से उन पर हमला कर रहे थे। मिशेल भी प्रोटैगनिस्ट से पीछे नहीं रही, अपने ब्लेड से मॉन्स्टर्स को इस तरह काट रही थी जैसे वे साधारण बर्फ के टुकड़े हों, फ्रॉस्ट वुल्व्स नहीं। हथियार वाकई प्रभावशाली थे। ब्यॉन और मिशेल ने सारा मुख्य काम बखूबी किया। मिस्टर बेयानी एडमिन ने भी अपने विशाल क्रॉसबो की मदद से कई वुल्व्स को मार गिराया, हालांकि हथियार को उसके मूल उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। प्रोटैगनिस्ट ने पीछे मुड़कर एडमिन को देखा और सोचा कि जब किसी एक टारगेट को सही तरीके से मारना हो तो एडमिन का क्रॉसबो अच्छा था, लेकिन इस हथियार में एरिया अटैक्स की कमी थी। परिणामस्वरूप समूह का नेतृत्व करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। ब्यॉन जानता था कि पहले पिलर पर बाएं मुड़ना होता था, अगले पर बाएं दाएं, दाएं बाएं, फिर 7 बार सीधे और फिर बाएं। इस जानकारी के साथ रिफ्ट को सिर्फ 1 घंटे में पार किया जा सकता था और इसे याद रखना मुश्किल नहीं था। इसलिए जल्द ही वे एक साथ उस जगह पहुंच गए जो एक ऑल्टर और आइस पैलेस जैसा लग रहा था। नई खोजी गई टीम के सदस्यों को देखते हुए बॉ ने निष्कर्ष निकाला कि उसके पास 2 सिनारियोज थे, या तो माफिया कोई पूर्व प्लेयर नहीं था या फिर वह खुद को होस्ट होने का नाटक कर रहा था। वे उन सीढ़ियों पर पहुंचे जो एक अंधेरी जगह की ओर ले जाती थीं। येना ने अपना हाथ चेहरे से लगाते हुए कहा कि यह उतरना बहुत डरावना था। प्रोटैगनिस्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें नीचे जाना होगा और जेंसा को रास्ते में नहीं आना चाहिए। वे धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़े ताकि ठोकर न खाएं, जबकि ब्यॉन माफिया को समझने की कोशिश में लगा रहा। उसने हैरानी से सोचा, क्या माफिया सच में कॉलम में कैश को मिस कर देगा? प्रोटैगनिस्ट्स अपने स्क्वाड के बीच में चल रहे थे। जेन और कार्लसन आगे आगे चल रहे थे जबकि मीशा और एडमिन पीछे फॉलो कर रहे थे। हालांकि प्रोटैगनिस्ट्स ने यह भी सोचा कि खुद को उजागर करना बहुत आसान होगा। उसने खुद को यकीन दिलाया कि बाद में खुद ही इस कैश के लिए वापस आएगा। कार्लसन ने हैरानी से कहा कि वे जमीन के नीचे और गहरे जा रहे थे और रोशनी बढ़ती जा रही थी। जेंसा ने भी आसपास प्रशंसा भरी नजरों से देखा। जब वे सही जगह पहुंचे तो उसने कहा कि यह बहुत खूबसूरत था। मीशो उससे सहमत होते हुए उत्साह से चिल्लाए और कहा कि जेंसा ने सही पॉइंट पकड़ा था क्योंकि हर चीज चमक रही थी। जैसे ही एक विशाल ऑल्टर उनके सामने प्रकट हुआ, जेंसा ने वही हैरानी से पूछा, ये बड़ा पिलर जैसी चीज क्या है?
उसने धीरे से अपना हाथ उस पिलर पर टिकाया और छूते ही कहा कि यह चमकने लगा था। एडमिन ने मुस्कुराते हुए पूछा कि हैरान होने की क्या बात थी। उसने ये भी कहा कि यह संभवतः एक की था। जेंसी ने इस बड़े क्रिस्टल से हाथ हटाते हुए उलझन से पूछा, क्या ये सच में की है? एडमिन ने उसे बताया कि यह स्पष्ट था और कहा कि अब कुछ मॉन्स्टर्स के प्रकट होने और फिर रास्ता खुलने की उम्मीद करनी चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने फिर से अविश्वास से एडमिन को देखा, ये सोचते हुए कि यह तो बिल्कुल गेमर जैसी सोच थी। वह एडमिन के एक्शंस को ध्यान से देखता रहा, ये सोचते हुए कि फिर भी एडमिन सही था। और साथ ही अब कुछ मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि मॉब्स का पूरा झुंड बॉस के साथ प्रकट होगा। उनके सिर के ऊपर एक सिस्टम विंडो प्रकट हुआ जिसमें लिखा था, लंबे समय से सील टायरेंट जाग रहा है। उस जगह की दीवारें जोरों से हिलने लगीं, जिससे हर तरफ से आइस स्टोन्स बरसने लगे जो फर्श पर गिरकर आगंतुकों के पैरों तले चकनाचूर हो गए। प्रोटैगनिस्ट ने निराशा से सोचा कि पहले उन्हें मैं बॉस के हेंचमैन से लड़ना होगा। वही फ्रॉस्ट वुल्व्स जिनसे वे हाल ही में मिले थे हर तरफ प्रकट होने लगे जिन्हें उन्हें फिर से हराना था। अगले सिस्टम विंडो में लिखा था, प्राचीन मॉन्स्टर्स ने टायरेंट के जागने को भांप लिया है और लंबी नींद से जाग गए हैं। जेंसा हैरानी से पीछे हटे हुए अपनी स्वॉर्ड को कसकर पकड़े हुए पूछने लगी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। एडमन भी पीछे हटते हुए बोला कि उसने यह उम्मीद नहीं की थी। ब्यॉन ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ उन्हें बताया कि उन्हें स्टेयर्स की ओर पीछे हटना चाहिए क्योंकि वहां डिफेंस बनाना आसान होगा। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि पहली वेव में लगभग 20 फ्रॉस्ट वुल्व्स होंगे। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। वुल्व्स तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगे, निरंतर निकट आते जा रहे थे जबकि प्रोटैगनिस्ट और उसके साथियों ने लड़ने की योजना बनाने की कोशिश की। दूसरी वेव में कई 8th रैंक के मॉन्स्टर्स प्रकट हुए। ये मॉन्स्टर्स विशाल सेबर टूथ टाइगर्स थे जिनके बड़े बड़े दांतों के अलावा जानलेवा पंजे भी थे। लेकिन ये मॉन्स्टर्स प्रोटैगनिस्ट और मीशा के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थे, जिन्होंने बिना ज्यादा मुश्किल के उन्हें हरा दिया। हालांकि इस वेव में अन्य मॉन्स्टर्स भी थे। उनमें से एक आइस गोम था जो प्रोटैगनिस्ट पर तब टूट पड़ा जब वह सेबर टूथ टाइगर को मारने में व्यस्त था। मीशा ने चिंता भरी आवाज में चिल्लाकर उसे समय रहते डॉज करने को कहा। आइस गोलम्स स्लोइंग डिबफ देते हैं जो स्टैक होता रहता है, इसलिए उन्हें बैटलफील्ड पर प्रकट होते ही तुरंत नष्ट कर देना जरूरी था। ऐसा करने के लिए प्रोटैगनिस्ट ने अपने हाथ में ताकत जमा की, एक खूनी मेस उठाए और जोर से चिल्लाते हुए सीधे आइस गोलम पर वार किया, जिससे मॉन्स्टर तुरंत कई छोटे छोटे आइस स्टोन्स में बिखर गया जो पूरे एरिया में फैल गए। एक सिस्टम विंडो तुरंत प्रोटैगनिस्ट के सामने प्रकट हुई जिसमें लिखा था कि उसने आइस गोलम को हराया है और जोर 2 एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। जब प्रोटैगनिस्ट और उसकी टीम ने अधिकांश छोटे पॉन्स को खत्म कर दिया तो उनके सामने वह प्रकट हुआ जिससे वास्तव में लड़ना था, एक विशाल बालों से ढका मॉन्स्टर जिसके कई नुकीले दांत थे। ये स्नोफील्ड का लॉर्ड कटुम्बा था, एक नेम्ड मॉन्स्टर और इंटरमीडिएट बॉस। यह एक हाई रैंकिंग येटी म्यूटेंट था जो विभिन्न स्किल्स का उपयोग करने में सक्षम था। जैसे ही यह मॉन्स्टर बैटलफील्ड पर प्रकट हुआ, एक सिस्टम विंडो तुरंत दिखाई दी जिसमें बताया गया कि लॉर्ड ऑफ द स्नोफील्ड कटुम्बा ने सप्रेशन स्किल का उपयोग किया था। मॉन्स्टर ने अपना मुंह चौड़ा करके गुर्राना और चीखना शुरू कर दिया, गुस्से में लार छिड़कते हुए। प्रोटैगनिस्ट को याद आया कि मरॉडर्स की वजह से उसने व्यक्तिगत रूप से इस स्किल का अनुभव किया था। सप्रेशन की स्थिति में कैरेक्टर के एक्शंस बहुत सीमित हो जाते थे। जेंसा ने इस शक्ति को महसूस करते हुए हैरानी से पूछा कि क्या हो रहा था। उसके बगल में लड़ रहे कार्लसन ने आंखें मूंदते हुए खांसी की और कहा कि वह हिल नहीं सकता था। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि इस स्किल को हटाना काफी सरल था, बस डैमेज लेना होता था। जैसे ही कोई जम जाता था या मीशा की तरह होंठ काट लेता था ताकि खून बहने लगे। मीशा ने तुरंत ऐसा किया, अपने होंठ पर घाव से होने वाले दर्द से चिल्लाते हुए। या फिर दूसरा तरीका था मैजिक रेजिस्टेंस स्टैट्स को बढ़ाना, जैसा कि मैं कैरेक्टर ने किया था। ब्यॉन ने अपनी मेस को और कसकर पकड़ लिया और तुरंत उसके पास नई सिस्टम विंडोज प्रकट हुई जिनमें बताया गया कि मैजिक रेजिस्टेंस स्टैट रिक्वायर्ड लेवल से अधिक हो गया था, इसलिए इफेक्ट ने कैरेक्टर को प्रभावित नहीं किया। ऐसा करने के बाद ब्यॉन ने समय बर्बाद नहीं किया। जोरदार चीख के साथ वह मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ने लगा, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए शील्ड को सामने रखते हुए। उसने वाइल्ड स्प्लैश स्किल का उपयोग किया जो उसके पास सिस्टम विंडो में सेट था। इसके बाद मीशा तुरंत उसके पास पहुंची जिसने नाराजगी से मैं कैरेक्टर को चिल्लाकर कहा कि वह अकेले ही लड़ाई के बीचों बीच न जाए और अपने ब्लेड्स को मजबूती से पकड़ते हुए नए जोश के साथ लड़ाई में कूद पड़ी। जबकि वे हर तरफ से सेबर टूथ टाइगर्स और फ्रॉस्ट वुल्व्स द्वारा घिरे हुए थे, कटुम्बा द लॉर्ड ऑफ द स्नोफील्ड ने देखा कि पिछले हमले का ओपोनेंट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मॉन्स्टर ने तुरंत कोल्ड बर्स्ट स्किल का उपयोग किया जिसके बारे में सिस्टम विंडो में बताया गया। मॉन्स्टर के मुंह से स्नो एनर्जी की एक विशाल धारा निकली जो प्रोटैगनिस्ट की ओर बढ़ी जो मॉन्स्टर के और करीब आ रहा था। ब्यॉन ने सोचा कि इस हमले की वजह से उसका शरीर झंझना रहा था, लेकिन इसके अलावा उसे कुछ और महसूस नहीं हो रहा था। वह मॉन्स्टर के जितना संभव हो सका उतना करीब पहुंच गया और फिर तेजी से अपने भारी सिर से मॉन्स्टर के सिर पर प्रहार किया, जिससे मॉन्स्टर घायल हो गया।
लेकिन इससे मॉन्स्टर रुका नहीं। मॉन्स्टर ने तुरंत अपनी मुट्ठी भींची और चौड़े मुंह से जोर से चीखते हुए प्रोटैगनिस्ट की ओर प्रहार किया। ब्यॉन ने तुरंत कुंभा के शक्तिशाली मुखों के हमले से बचने के लिए एक तरफ कूद गया या अपने शील्ड से खुद को ढक लिया और फिर बिना ज्यादा मेहनत के फिर से हमला किया। हालांकि प्रोटैगनिस्ट के ओपोनेंट के बहुत करीब होने की वजह से उसे काफी मुश्किल हो रही थी। उसे मॉन्स्टर के एक हमले से लगभग आखिरी पल में बचना पड़ा, जिससे ब्यॉन ने अपने दांत पीसते हुए शरीर को पीछे झुका लिया। इसके बाद ब्यॉन ने एक स्पष्ट आवाज सुनी। यह एडमिन था जिसने उसे बताया कि अगर वह नहीं मरना चाहता तो एक तरफ हट जाए। प्रोटैगनिस्ट ने पीछे मुड़कर देखा कि एडमिन ने उसे ऐसा क्यों कहा था। उसका विशाल क्रॉसबो सीधे कटुंबा की ओर तैनात था, जो पहले से ही लोड होकर गोली चलाने के लिए तैयार था। एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ जिसमें बताया गया कि एडमिन ओकफ्राइड ने एनहांसमेंट स्किल का उपयोग किया था, जिसका मतलब था कि सभी एक्टिव स्किल्स के इफेक्ट सोल की शक्ति के अनुपात में मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद एक नई सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें बताया गया कि एडमिन ओरीफ्राइड ने डेंजरस मटेरियल्स का उपयोग किया था। एडमिन ने बेहतर निशाना लगाते हुए मॉन्स्टर पर हमले की तैयारी की। क्रॉसबो में लोड किए गए एरो से एक भयानक डार्क कलर की एनर्जी निकलने लगी। अगले ही पल जैसे ही मैं कैरेक्टर एक तरफ हटा, वही एरो क्रॉसबो से निकलकर कॉमेट की तरह तेज गति से सीधे कटुंबा की ओर बढ़ा। मीशा ने आश्चर्य से इस एरो की गति को फॉलो किया, हैरानी से अपना मुंह खोलते हुए। एरो ने उस मॉन्स्टर को भी चौंका दिया जिसके लिए वह था। मॉन्स्टर की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन स्थिति का आकलन करने का समय नहीं मिला। अगले ही पल यह मॉन्स्टर मारा गया और सभी मिनियंस भी एक बड़ी ब्लास्ट वेव की वजह से कई मीटर दूर फेंक दिए गए, जिसने पूरे रूम को घेर लिया जहां वे थे। इसके बाद एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें बताया गया कि हाई रैंकिंग म्यूटेंट को हराने के लिए बोनस प्राप्त हुआ था, जोड़ एक एक्सपीरियंस। वास्तव में घटनास्थल के आसपास के मॉन्स्टर्स को भी गंभीर चोटें आई थीं। एनर्जी ने उनके शरीरों में प्रवेश किया और सभी को भारी नुकसान पहुंचाया। ब्यॉन ने हैरानी से सोचा, क्या आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को भी डैमेज पहुंचा था? मीशा ने एडमिन की ओर मुड़ते हुए पूछा कि यह किस तरह का एरो था। ब्यॉन ने सोचा कि उसके रीजनिंग में एडमिन एक टारगेट को पावरफुल डैमेज देने के लिए पंप्ड अप था। वह हैरानी से देख रहा था कि कैसे वे मॉन्स्टर्स मर रहे थे जिन पर हमला निर्देशित भी नहीं किया गया था। प्रोटैगनिस्ट को आश्चर्य हुआ कि सैशा के पास ये भयानक वाइड डिफीट स्किल पहले से ही था। अपना काम पूरा करने के बाद एडमिन ने अपना क्रॉसबो नीचे करते हुए अपनी एक आंख ढंक ली। इसके बाद लड़ाई समाप्त हो गई। एरिया के सभी मॉन्स्टर्स धीरे धीरे घुलने लगे, उनके शरीर बैटलफील्ड से गायब हो गए। ब्यॉन ने ईमानदारी से सोचा कि वह पूरी तरह निश्चित नहीं था कि इसे एरिया अटैक कहा जा सकता था या नहीं, लेकिन मिस्टर बेट जैसा कि उसने एडमिन को बुलाया था की मदद से उन्होंने 9वीं वेव को जल्दी से संभाल लिया था। वह मारे गए मॉन्स्टर्स के ऊपर खड़ा हुआ, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अब क्या करना है। इसी तरह यह समाप्त हुआ। जिस चीज के लिए वे आए थे उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने तुरंत मॉन्स्टर्स से एसेंस निकालना शुरू कर दिया। इसलिए लूट का बंटवारा ब्यॉन की अपेक्षा से पहले ही शुरू हो गया। एडमिन ने आंखें बंद करते हुए कहा कि उन्हें एक साथ 2 एसेंसेस मिले थे और यह एक सुखद घटना थी। उसने कहा कि उसे इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए उसने जेंसा और कार्लसन को बताया कि वे इसे आपस में बांट सकते हैं। जेंसा और कार्लसन खुश थे, लेकिन ब्यॉन ने उन्हें रोकते हुए कहा कि वे इस एक एसेंस को ले सकते हैं। उसने अपनी उंगली से एक एसेंस की ओर पॉइंट किया। प्रोटैगनिस्ट अच्छी तरह जानता था कि यह फ्रॉस्ट वुल्फ का एसेंस था या जो भी गिरा था, उसे इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि दूसरी चीज उसके लिए उपयोगी थी। वह नीचे बैठ गया और दूसरे एसेंस की ओर पॉइंट करते हुए कहा कि वे इसे लेंगे। कार्लसन ने हैरानी से पूछा, क्या ये वास्तव में येटी का एसेंस है? ब्यॉन ने उसे बताया कि हाँ, फिर आत्मविश्वास से भरी आवाज में पूछा कि क्या उसे कोई आपत्ति है। कार्लसन ने तुरंत अपने हाथ आगे कर दिए और हिचकिचाते हुए कहना शुरू किया कि उसे कोई आपत्ति नहीं थी। जेंसा ने अपनी जीभ बाहर निकाली, उसे काटते हुए प्रोटैगनिस्ट की ओर देखा। कार्लसन के जवाब के बाद ब्यॉन ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ कहा कि फिर सब ठीक था, ये सोचते हुए कि अगर कुछ पसंद नहीं आया तो इस आदमी को पहले मजबूत बनना होगा। मीशा प्रोटैगनिस्ट के पास आए और उसे बधाई देते हुए कहा कि अब वह और भी मजबूत हो जाएगा। ब्यॉन ने उसे हैरानी से देखा और फिर पूछा कि उसका क्या मतलब था। ये तो उसके लिए था। मीशा चौंक गई ब्यॉन को देखते हुए और फिर हैरानी से पूछा कि क्या वह वास्तव में उसे देने वाला था। प्रोटैगनिस्ट ने उसे बताया कि हाँ, और पूछा कि समस्या क्या थी। मीशा को यकीन नहीं था, वह हिचकिचा रही थी, अपनी उंगलियों से खेलते हुए और अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। फिर उसने कहा कि ऐसा नहीं था कि वह इसे नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वास्तव में वह इसे चाहती थी। वह बस ये सुनिश्चित करने के लिए पूछ रही थी कि प्रोटैगनिस्ट उसे गलत न समझे। उसने पूछा कि क्या वह उसकी बात सुनने को तैयार था। ब्यॉन ने हामी भरी, तो मीशा ने बात जारी रखी और फिर पूछा कि अगर वह इसे अब्जॉर्ब कर ले तो उसे कितना वापस देना होगा। ब्यॉन उसके जवाब से इतना चौंक गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। उसने पूछा कि उसका क्या मतलब था।
तब मीशा ने कहना शुरू किया कि उसे पता होना चाहिए कि एसेंसेस इतनी मूल्यवान और महंगी थीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से अपने विचारों में डूब चुका था और उसका चेहरा पूरी तरह से असमंजस और निराशा व्यक्त कर रहा था। इसलिए मीशा ने उससे पूछा कि क्या वह उसकी बात सुन रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने नाराजगी से सोचा, वह उसे किस समझती थी। येटी एक रैंक 7 मॉन्स्टर था। इन मॉन्स्टर्स के एसेंस में काफ़ी अच्छे स्टैट्स थे। स्ट्रेंथ जोड़ 10, अजिलिटी जोड़ 10, बोन स्ट्रेंथ जोड़ 1.5, कोल्ड रेजिस्टेंस जोड़ 2.5 और कोल्ड सेंसिटिविटी जोड़ 1.5। यह एसेंस बोन स्ट्रेंथ और कोल्ड रेजिस्टेंस को बढ़ाता था और ये बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके अलावा कोल्ड सेंसिटिविटी, ये सब आने वाले कई सालों तक उपयोगी रहने वाला था। प्रोटैगनिस्ट ने तर्क किया कि सेंसिटिविटी इंडिकेटर एलिमेंटल डैमेज डीलर्स के लिए महत्वपूर्ण था। यह इस एलिमेंट से डैमेज को बढ़ाता था। ब्यॉन ने सोचा कि मीशा वास्तव में भाग्यशाली थी क्योंकि यह एसेंस ब्लू भी थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक विचारमग्न मुद्रा में पत्थर पर बैठा था और मीशा एक छोटी सी बिल्ली की तरह उससे पूछ रही थी कि उसे कितना वापस देना होगा। प्रोटैगनिस्ट ने तर्क जारी रखा कि कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता था पैसिव स्किल्स के बारे में। पैसिव स्किल्स थे चिल्स। इसका मतलब था कि सभी अटैक्स अतिरिक्त कोल्ड डैमेज करते थे और प्रभावित टारगेट में कोल्ड इम्यूनिटी को कम करते थे। लेकिन एक्टिव स्किल था कोल्ड कंडेंसेशन, जो अस्थायी रूप से कोल्ड सेंसिटिविटी को काफ़ी बढ़ा देता था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि एक्टिव स्किल वही था जिसकी उसे उम्मीद थी, क्योंकि अपनी क्षमता में ये सभी में सबसे अच्छा था। जितना आप गेम में आगे बढ़ते हैं, ये स्किल उतना ही प्रभावी होता जाता है। अंत में ब्यॉन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर स्टैट बोनसेस और अधिक होते तो यह और भी बेहतर हो सकता था। ब्यॉन ने निराशा से सोचते हुए आह भरी कि अगर येटी रैंक 5 का होता तो बेहतर होता। मीशा प्रोटैगनिस्ट से पूछती रही जबकि वह भारी आह भरता रहा कि उसे कितना वापस देना होगा। ब्यॉन सिर्फ इस बारे में सोचता रहा कि यहाँ इन जगहों पर गैंग बहुत संतुलित थी। तब मीशा ने हिलते हुए हाथों से ब्यॉन को छूने का फैसला किया, उसके आमा वाले हाथ को मुश्किल से छूते हुए। ब्यॉन ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा कि वह क्या चाहती थी। तब मीशा ने दया भरी नज़रों से प्रोटैगनिस्ट को देखना शुरू किया, अपने पूरे शरीर को हिलाते हुए और अपने कैट ईयर्स को नीचे करते हुए पूछा कि उसे कितनी ज़रूरत थी, क्योंकि वह इतनी देर से सोच रहा था। ब्यॉन अपने विचारों में इतना गहराई से डूबा हुआ था कि उसने इन दयनीय सिस्कियों को अपने बगल में नोटिस भी नहीं किया। उसने यहाँ तक सोचा कि क्या वह अभी भी अपने ये सवाल पूछ रही थी। इसके बाद ब्यॉन ने उसे बताया कि बस इसके बारे में भूल जाए, क्योंकि ऐसी तुच्छ बातों के बारे में सिर्फ टेम्पररी कॉमरेड्स को ही चिंता करनी पड़ती थी। तब मीशा ने उत्तेजित होकर अपनी पूंछ और कान ऊपर उठाए, ये समझते हुए कि प्रोटैगनिस्ट ने क्या कहा था। ब्यॉन ने सिर्फ इतना सोचा कि कम से कम वह अपनी सुरक्षा में निवेश करने वाला था। इसके बाद मीशा ने भारी आह भरते हुए पूछा कि क्या वह वास्तव में इस एसेंस को अब्जॉर्ब कर सकती थी। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से उठ खड़ा हुआ और उससे पूछा कि वह क्यों हिचकिचा रही थी। उसने कहा कि उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वह उसके साथ बनी रहे। मीशा ने शर्मिंदगी से अपनी गाल पर उंगली रखते हुए कहा कि उसे ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि ब्यॉन हमेशा ऐसी बातें क्यों कहता था। इसके बाद उसने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और एसेंस को अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, ऐसा करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए। वह हैरानी से देखती रही कि कैसे एसेंस उसके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुई जिसमें बताया गया कि येटी एसेंस मीशा कालन की सोल में प्रवेश कर गया था। मीशा अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए उठने लगी और कहा कि सेंसेशन बहुत अजीब था। उसने पूछा कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछली अब्जॉर्प्शन को 2 साल हो चुके थे। ब्यॉन ने उसे बताया कि वह इसकी आदी हो जाएगी और फिर अपने टीममेट्स कार्लसन और जेंसा से पूछा कि वे क्यों कुछ नहीं कर रहे थे। वे दोनों से हर गए और फिर हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि उनमें से किसी को भी इस एसेंस की जरूरत नहीं थी। वे अजीब तरह से मुस्कुराए, उन्हें क्या जवाब देना है यह नहीं पता था। तब ब्यॉन ने उन्हें देखा, क्या वे वास्तव में कीमती एसेंस बर्बाद करना चाहते थे, भले ही वे नूब्स होने चाहिए थे। कार्लसन ने खुद को सफाई देते हुए कहना शुरू किया कि येना ने देखा था कि एसेंस एक फ्रॉस्ट वुल्फ से गिरा था और चूंकि ऐसा था, उसने फैसला किया कि यह उसके लिए उपयुक्त नहीं था। ब्यॉन ने दिलचस्पी से कार्लसन से पूछा कि क्या उसे फ्रॉस्ट वुल्फ्स के बारे में कुछ पता था। उसने कहा कि ये क्रीचर्स ज़्यादा फेमस नहीं थे। कार्लसन ने जवाब दिया कि उसे खास तौर पर कुछ नहीं पता था, लेकिन यह एसेंस 9th रैंक का था, इसलिए उसने सोचा कि बाद में कुछ बेहतर मिल सकता है। ब्यॉन ने कहा कि वह समझ गया, हालांकि उसने सोचा कि यह थोड़ा सस्पिशियस था। लेकिन ऐसे जवाब से पक्का तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि ऐसे रिफ्ट में एसेंस के गिरने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी नज़र जेंसा की तरफ घुमाई और पूछा कि क्या उसके पास भी ऐसा ही कोई एक्सक्यूज़ था। जेंसा ने शर्माते हुए जवाब दिया कि एसेंस निकालना बहुत एक्सपेंसिव था, इसलिए उसने अपनी गलतियां दोहराने से मना कर दिया। ब्यॉन को याद आया कि वह स्वॉर्ड इस्तेमाल करती थी और उसने एक गॉब्लिन आर्चर का एसेंस अब्जॉर्ब किया था। उसने सोचा कि अगर उसने एसेंस निगल लिया होता तो वह उसे माफिया सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देता।
हालांकि उनमें से किसी ने भी अभी तक इसे नहीं लिया था और उनके दिए रीजंस लगभग परफेक्ट थे। प्रोटैगनिस्ट ने भारी आह भरी, जिससे मीशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ब्यॉन ने मन ही मन शाप दिया, ये सोचते हुए कि क्या ये दोनों मिलीभगत में थे। तभी जेंसा ने कार्लसन की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या सब खत्म हो गया था। उसके जवाब देने से पहले ही केव की दीवारें और छत फिर से हिलने लगी और हर तरफ आइस स्टोन्स गिरने लगे। मीशा ने अपने पैरों पर स्थिर मुद्रा बनाते हुए ऊपर देखा और चिल्लाई कि अटैक ऊपर से आने वाला था। इसके बाद छत पर सीधे क्रैक्स दिखाई दिए और एक विशाल होल बन गया जिसमें से एक बड़ा सफेद पॉ बाहर निकला। एक विशाल वुल्फ सीधे उनके ऊपर गिरा, जिसके पॉज में एक आइस वेपन था। इस मॉन्स्टर का अपीयरेंस काफी अनएक्सपेक्टेड था, जिससे मीशा की आंखें फैल गईं। उसने पूछा, क्या ये वाकई एक लाइकेंथ्रोप है? एडमिन ने उसे बताया कि नहीं, क्योंकि यह मॉन्स्टर बहुत बड़ा था और उसके पास वेपन भी था। ब्यॉन ने सोचा कि यह नेचुरल था क्योंकि यह फाइनल बॉस था, लेकिन वे इसे बाद में लड़ेंगे। यह मॉन्स्टर एक टायरेंट एम्बस था जो अनइनवाइटेड गेस्ट्स को देखकर जाग गया था और बहुत गुस्से में था। जैसे ही मॉन्स्टर वहां पहुंचा, इस विशाल वुल्फ ने तुरंत स्किल्स का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिनमें से एक था आइस क्रश। मॉन्स्टर ने अपनी आइस मेस को आगे पॉइंट करते हुए फ्लो पर प्रहार किया, जिससे हर तरफ आइस स्टोन्स उड़ने लगे और ग्राउंड की सरफेस पर क्रैक्स दिखाई देने लगी जहां वे खड़े थे। पूरी टीम ने हैरानी से नीचे देखा और फिर मीशा ने देखा कि फ्लो टूटने लगा है। उसने जोर से मैं कैरेक्टर का नाम लेकर चिल्लाया। अगले ही पल वे नीचे गिरने लगे और गहराई में उस जगह की ओर जहां अभी कुछ देर पहले सॉलिड सरफेस थी। ब्यॉन ने सोचा कि अब थर्ड चैप्टर का समय आ गया था। सिस्टम विंडोज तुरंत प्रकट हुई जिनमें कैरेक्टर के स्पेशल जोन में प्रवेश करने और ग्लेशियल केव के फील्ड इफेक्ट के बारे में बताया गया था। हाइपोथर्मिया का एबनॉर्मल स्टेट भी एक्टिव था, जबकि एजिलिटी ग्रेटली रिड्यूस्ड हो गई थी और कोल्ड से होने वाला डैमेज डबल्ड हो गया था। वे सभी आइसी वाटर में गिर गए थे, इसलिए उन्हें बाहर निकलने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। ब्यॉन पानी से बाहर निकला और किनारे की ओर जाने लगा, अपना वेपन नीचे फेंक दिया ताकि उसके लिए आसान हो जाए। मैं कैरेक्टर ने मन ही मन शाप दिया, गेम के रियलिस्टिक पैच को सब कुछ का दोषी ठहराते हुए। गेम के लोडिंग पूरा होने का इंतजार करना पड़ता और फिर थर्ड चैप्टर लैंड पर शुरू होती। हालांकि इस दौरान हेल्थ पॉइंट्स कम हो जाते थे, लेकिन असलियत में मैं कैरेक्टर को करंट ने इधर उधर फेंक दिया था जब तक कि वह वाटरफॉल से बाहर नहीं निकल गया। ये उसकी लाइफ के डिफिकल्ट मोमेंट्स थे। उसने यहाँ तक सोचा कि वह मर सकता था। बॉन ने नाराजगी से कहा कि अब वह समझ गया कि यह चैप्टर लोअर हेल्थ पॉइंट से क्यों शुरू होता है। प्रोटैगनिस्ट एक चट्टान पर बैठ गया, अपने सिर के पीछे हाथ रखते हुए। उसका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था और उसे ठंड लग रही थी। इसके अलावा उसके शरीर पर वाटरफॉल में इधर उधर फेंके जाने से ब्रूजेस भी थे, जैसे वह पोटैटोज का बोरा हो। उसने सोचा कि शायद उसे ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन उसके विचार मीशा के चिल्लाने से टूट गए जो उसका नाम लेकर भागती हुई आ रही थी और पूछ रही थी कि क्या वह ठीक है। उसके सारे कपड़े भीगे हुए थे, उसके बाल भी, और उसकी आंखों में आंसू थे। प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत समझ लिया कि उसके पास अभी भी इसके लिए पर्याप्त समय नहीं था। ब्यॉन ने कहा कि वह ठीक था और उससे पूछा कि वह कैसा महसूस कर रही थी। मीशा ने जवाब दिया कि वह भी ठीक थी और उनकी ग्रुप के अन्य मेंबर्स भी इस अनप्लेजेंट स्विम से उबर रहे थे। इसके बाद एडमिन ने बोलना शुरू किया, उनकी तरफ मुड़ते हुए कहा कि चूंकि वे आ ही गए थे तो उसके पास आ जाएं। उसने आग जलाने में भी कामयाबी हासिल कर ली थी। ये सुनकर मीशा उत्तेजित हो गई और हैरानी से पूछा कि क्या वह हमेशा फायरवुड साथ लेकर चलता था। मीशा उसके मत पर बैठ गई। एडमिन ने कहा कि हाँ, और फिर जोड़ा कि उसे अकेले ही ट्रैवल करना पड़ता था। इसके बाद ब्यॉन करीब आया और सोचा कि यह सच होना चाहिए कि वह एक सोलो प्लेयर था। सभी ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और उन्हें आग पर सुखाने लगे, लेकिन कोल्ड को कोई कैंसिल नहीं कर सका। कार्लसन और येना अपने ब्लैंकेट्स में लिपटे हुए कांप रहे थे, उनके चेहरों पर हौरा था। जेंसा ने कहा कि यहाँ बहुत कोल्ड था। कार्लसन ने उससे सहमति जताते हुए कहा कि वह आग के बिल्कुल पास बैठा था लेकिन उसे गर्मी नहीं मिल रही थी। एडमिन ने निष्कर्ष निकाला कि अपैरेंटली यह एक स्पेशल रीजन था। मीशा ने दिलचस्पी से पूछा कि इसका क्या मतलब था, क्या ये विचेस फॉरेस्ट जैसा था। एडमिन ने कहा कि हाँ, ये लॉजिकल था कि यहाँ कोल्ड था, लेकिन उसके लिम्स को सुन्न कर देने वाली ठंड क्यों थी यह अनक्लियर था। मीशा ने पूछा कि क्या ये वाकई इतना कोल्ड था। उसने कहा कि उसे कुछ खास फील नहीं हो रहा था। ब्यॉन ने उसकी तरफ देखा और सोचा कि उसकी कोल्ड रेजिस्टेंस लगभग 40 थी, इसलिए वह रियल कोल्ड आने तक कूलनेस को फील भी नहीं करेगी। इसके बाद मीशा ने प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखते हुए पूछा कि क्या उसे भी कोल्ड लग रहा था। ब्यॉन ने उसे जवाब दिया कि हाँ, लेकिन बेरेबल था। उसने कहा कि उसे थोड़ी कूलनेस महसूस हो रही थी लेकिन पेन नहीं हो रही थी। मीशा ने उसे समझ नहीं पाने की निगाह से देखते हुए कहा कि वह नहीं समझ पा रही थी कि वह किस बारे में बात कर रहा था। ब्यॉन ने उसे बताया कि उसका शरीर कांप रहा था लेकिन कुछ हर्ट नहीं हो रहा था। मीशा ने बेजोर को स्टूपर्ड बार्बेरियन कहते हुए भारी आह भरी और फिर उसे अपने पास आने को कहा क्योंकि वह तुरंत बेहतर फील करेगा।
उसने अपना ब्लैंकेट थोड़ा खोलते हुए ब्यॉन को अपने बगल में बैठने का इन्विटेशन दिया। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने खुद को ब्लैंकेट में और कसकर लपेट लिया, मन ही मन उसे शाप देते हुए, लेकिन उसके चेहरे पर कंफ्यूजन झलक रही थी। उसने सोचा कि इस बार सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मिस्टर बेयर एडमिन ने भी इसे सुनकर सीटी बजाई थी। हालांकि उन्होंने ये तय किया कि यह एरिया सेफ था, इसलिए उन्होंने रात के लिए कैंप लगाने का फैसला किया। ब्यॉन ने कहा कि वे वहीं सोएंगे, अपने शील्ड का स्ट्रैप हाथ में पकड़े हुए। उसने सोचा कि वह अपनी बैग तब तक नहीं खोल सकता था जब तक वह ये नहीं समझ लेता कि उनमें से कौन माफिया था। एडमिन ने चिंता से पूछा कि क्या वे फ्रीज नहीं हो जाएंगे। मीशा मुस्कुराए और उसे बताया कि उनके पास अपनी फायरवुड थी, हालांकि थोड़ी ही। इसके बाद उन्होंने आग जलाई और मीशा ने कहा कि ब्यॉन को पहले सोना चाहिए। तभी प्रोटैगनिस्ट ने उसे बताया कि उन्हें पहले बात करनी होगी। मीशा ने हैरानी से पूछा कि उसका क्या मतलब था। प्रोटैगनिस्ट ने उससे पूछा कि क्या उसे लगता था कि उन तीनों में से कोई सस्पिशियस तरीके से बिहेव कर रहा था। मीशा ने अपनी उंगली अपने चेहरे पर रखते हुए कहा कि अगर सोचा जाए तो कुछ था। उसने प्रोटैगनिस्ट को उन फैक्ट्स के बारे में बताना शुरू किया जो उसने नोटिस किए थे, अपनी उंगली ऊपर उठाते हुए। इसके बाद ब्यॉन ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया कि वह उसे समझ गया और कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने अपनी टीम के मेंबर्स की तरफ मुड़ते हुए सोचा कि अब वह समझ गया था, मन ही मन पूछते हुए क्या ये वाकई वही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले और डेली माहवा कंटेंट को हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें।